अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब से आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं आपके साथ आपका जाना माना और पहचाना, सबसे ज्यादा पहचाना अशफाक इसहाक सत्ती। और द पॉइंट इज, कहते हैं, मैं तो गाना गा देती हूँ कि सबसे प्यारा कौन है, मैं हूँ। अच्छा, द पॉइंट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। आपने अपने आप को कहते रहना है कि मैं सबसे अच्छा हूँ। जब तक आप नहीं कहेंगे तो दूसरे यकीन कैसे करेंगे? और कॉन्फिडेंस से कहें, जैसा कॉन्फिडेंस भाई के पास है। दिल भले लरज रहा हो लेकिन कहना कॉन्फिडेंस से। अच्छा, ये तो मजाक की बात है, सही बात है, लेकिन सती ये सेल्फ लव कहलाता है, जो कि शायद आप और हम लैक करते हैं। उसके नेक्स्ट लेवल क्या होता है? जरूरी है सेल्फ एडिक्शन, ऑब्सेशन। तो सेल्फ लव ना आप लोगों को जरूर अपने खुद भी सीखना चाहिए और बच्चों को भी सिखाना चाहिए। लेकिन सेल्फ लव ये ऐसा ना हो कि आपके लिए हर चीज बस मतलब हमारे लिए ही और आप लोगों को कहीं ना कहीं काट रहे हो, वो नहीं करना। अच्छा, बट लेकिन अपने ये आप बड़ी को भी प्रायोरिटी लाइफ अच्छी में बात देनी की चाहिए। आपने, बहुत अच्छी बात की। उसकी वजह ये है कि इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। हम अपनी ज़िंदगी में कुछ लोग होते हैं जो कि खुद पसंद होते हैं, खुद परस्त होते हैं और थोड़े से सेल्फिश उनको गर्दाना जाता है, जो सबसे पहले अपना सोचते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का सोचते हैं और वो इस हद तक सेल्फलेस हो जाते हैं कि उसमें उनकी अपनी शख्सियत की नफी हो जाती है, उनका अपना नुकसान होता है। और जब आप ऐसा कर लेते हैं तो लोग फिर कहते हैं कि हाँ, ये तो है ही ऐसा गिविंग। पीपल स्टार्ट टेकिंग फॉर ग्रांटेड। यस, सो इसलिए अपनी इज्जत आप पहले करेंगे तभी लोग करेंगे। इसलिए सती बहुत अच्छा करता है। सती आके रोज शो में भी बताता है और हमारी वो कहते हैं ना कि आप दिमाग शो में भी नहीं, बोले शो में ही बताता है। शो में भी नहीं, हम सुबह भी जब देखते हैं तो हम अब ये सुन के हम भी कहने लगे कि हाँ सती बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। हाँ ठीक है, शुक्र है, मैं अल्लाह को नहीं लिख बोल रही। ऐसे ही है यार। मैं अब मुझे एक बताएं मदीहा नकवी, मुझे इतना बता दें कि ये हो क्या रहा है। मतलब आपको पता है, जब आप माह रमजान में यहाँ पर नहीं थी तो मैं यहाँ पर आके रोने डालता था रोज कि लीमू हो गए 600 रुपए के, लीमू हो गए 600 रुपए के। ओ भैया 750, मेरी बहन 1200 रुपए में दस्तयाब नहीं है। मुझे चक्कर खा के कहाँ गिरना है बता दो पहले। इस साइड पे पीछे को, पीछे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यू आर हैवी। सीधा ही उससे मैं यार मसला ये है कि मुर्गी का हिसाब किताब ले लें यार। मतलब ये क्या हो रहा है? मतलब एक चीज मुझे लगती है कि जो मौजूदा हुकूमत है ना, उसके अंदर वो एक डिसीजन लेस और डायरेक्शन लेस थोड़ी सी पॉलिसी दिखाई दे रही है कि देयर इज नो पॉलिसी। आपने इसहाक डार साहब का इंटरव्यू देखा? एक बुरे टाइम पे लैंड किए हैं। आप समझ में भी नहीं आ रही क्योंकि नहीं। अच्छा, दूसरा कोalition गवर्नमेंट का मसला यही है ना कि इफ दे आर गोइंग टू टेक हार्ड डिसीजंस, तो आपको लगता है कि दीगर जो जमातें उनके साथ हैं या पीपल्स पार्टी, लेट्स से कि वो कहते हैं कि हाँ जी करेक्शन करने के लिए हमें ये डिसीजन लेने हैं, तो बाकी जमातें उस तरह से साथ खड़ी होंगी जिनके अपने, जिन्होंने खुद आवाम में मुंह देना है, मुफादात हैं, और इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। इसहाक डार साहब का इंटरव्यू देखें, उन्होंने एक टीवी चैनल पे दिया था, उनका बात कुछ और है, उनका मौक़िफ़ कुछ और है, मिफ्ता इस्माइल साहब कुछ और कह रहे हैं। तो इससे भी इन्वेस्टर्स जो हैं वो बड़े परेशान हो रहे हैं और जाहिर है कि इसका ओवरऑल असर हमारी इकोनॉमी पे पड़ रहा है कि लोग भी परेशान हैं, वो भी परेशान हैं, सभी परेशान हैं। महंगाई, कल स्टॉक एक्सचेंज का हाल आपके सामने है, मतलब इतनी मंदी थी, तो अल्लाह करे जी हालात बेहतर हों। और लोग लिंक कर रहे हैं इंटरनेशनली। ये ठीक है कि इंटरनेशनल मार्केट का एक अलग सिनेरियो था कि जी वहाँ पर कोविड के बाद एकदम सर्ज आया था, वो इंटरेस्ट रेट जीरो और इस तरह की चीज़ें हुई थी। लेकिन बहरहाल टॉप स्टोरीज बहुत हो गया मेरा मुआशी बयान। सदर मुमलिकत का गवर्नर पंजाब को हटाने से इनकार, समरी मुस्तरद। पीटीआई आज जेलों में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। वजीर आजम मान गए, अमरीकी धमकी का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। दुनिया का कम उम्र तरीन कोह पहमा का एजाज पाकिस्तान के पास। शहरोज काशिफ ने नेपाल में दुनिया की तीसरी बड़ी चोटी भी सर कर ली। सब्ज हिलाली परचम को बुलंद करने वाले शहरोज आज हैं बाखबर सवेरा के मेहमान। बेटियां रहमत होती हैं, लेकिन सफाक बाग ने बेटियों की पैदाइश का इल्जाम लगाकर बीवी को तलाक दे दी। रहीम या खान की आमना ने गुजर बसर के लिए खाने की रेडी लगा ली। और माहिर डॉक्टर के बजाय 25% शहरी बीमारियों का इलाज खुद ही करने लगे। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बढ़ गया। सेल्फ मेडिकेशन खतरनाक है, मुख्तलिफ बीमारियों में दवाइयां बेअसर हो जाती।
जी तो शो के आगाज में सबसे पहले तो आपको बताएं कि फाइनली मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने साबका वजीर आजम के अमरीकी धमकी के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया है और जब कौमी असम्बली में उन्होंने खिताब किया तो उन्होंने कहा कि पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि मैंने ख़त में धमकी आमेज़ गुफ्तगू जो है वो देखी। उन्होंने कहा कि मैंने मुझे बताया लेकिन वो तो मेरे ख्याल में सब मान रहे थे, इसी की वजह से तो वो डिमार्च जारी किया गया था। वो मेरे ख्याल में साजिश और वो चक्कर कुछ और था। धमकी तो जाहिर है कि वो कहते हैं कि विल हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस। आपको याद नहीं है 9/11 के बाद क्या हुआ था? वो स्टोन एज वाला जो तस्करा था, बिल्कुल तो ये इस तरह से। बहरहाल अब जो बात की शहबाज शरीफ साहब ने, पहले आपको जरा वो सुनवा देते हैं जो कौमी असम्बली में उन्होंने कहा। उस सफीर के हैं जो उस वक्त अमेरिका में मौजूद थे पाकिस्तान के। खत में मैंने ये लिखा था कि हमें वो धमकी आमेज गुफ्तगू थी, वो धमकी आमेज गुफ्तगू थी। वो खत NSC में पढ़ा भी गया और फिर जब एलामिया जारी हुआ तो उसमें जो आखिरी जुमला हर बात कह देता है कि साजिश का कोई दूर दूर तक कोई ना सबूत है न कोई निशान। गद्दारी या साजिश का अंतर कहाँ से निकला है? अच्छा जी, अब ये इमरान खान साहब का भी इस पे मौक़िफ़ सामने आ गया है। वो कह रहे हैं कि आज जेहलम के जलसे में, यानी कि आज जेहलम में जो जलसा होने जा रहा है उसमें वो जवाब देंगे इस हवाले से भरपूर तरीके से। बिल्कुल जी, और वो कह रहे हैं कि वो एक ही चीज़ चाहते हैं और वो है इलेक्शन। और साथ में उन्होंने लोगों को एक बार फिर से कहा है कि वो उनके इस्लामाबाद मार्च जो कॉल देंगे उसका वेट करें। क्या कहना था आपको सुनाते हैं। शहबाज शरीफ ने कोई दावा किया, इतना बड़ा झूठा कहता है जी इमरान खान ने कोई बड़ी फौज की तौहीन कर दी। जेल में मेरा जलसा है, शहबाज शरीफ मैं तुम्हारा जवाब दूंगा बस सही माने। तुम गद्दारों ने इस मुल्क से क्या किया? तुम्हारा भाई और तुम असल मीर जाफर और मीर सादिक को इस मुल्क के। अच्छा जी, तो दूसरी जानिब ये एक और, हम कभी वज़ीर आला की हल्फबर्दारी के मामले पर कहते हैं, कभी कहते हैं कि जी बुज़दार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो अभी भी वज़ीर आला हैं। बुज़दार साहब को खुद भी उसका यकीन नहीं होता। फिर सूबे का कोई खादिम आला ही नहीं होता। आप सोचें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से सूबा और वहाँ पर ये सिचुएशन, तो ये वैसे चीमा साहब गले पड़ गए एक तरह से। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि उन्होंने कम मुद्दत में आके जो एक पुरअसर और पुरजोर कार्रवाई की है, बिल्कुल तो जी, काफी लोगों को शर्मा और दिया। हमने देखा भी है कि सदर मुमलिकत ने कहा है कि गवर्नर पंजाब को सदर की मंजूरी के बगैर हटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसके बावजूद आज सुबह नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि गवर्नर पंजाब उमर चीमा को हटाया जाए। कैबिनेट डिवीजन की जानिब से, कैबिनेट डिवीजन की जानिब से दिया गया। अब ये देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि मामलात कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि ये नोटिफिकेशन भी जरा देख लेना मधिया। इसमें है ये चक्कर कि बेसिकली आईनी लिहाज से कहा जाता है कि एक दफ़ा एडवाइस के लिए भेजा जाए, मना कर दे तो ठीक है, मुस्तरद हो गया। 2 दफ़ा अगर भेज दिया जाए और उसके बाद भी सदर साहब राजी ना हो तो होता वही है जो कि वज़ीर आज़म साहब चाहते हैं। कोई रेजिडुअल पावर नहीं है सदर के पास कि वो इस तरह के डिसीजन ले सकें। राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक ट्वीट किया था, उसमें ये चीज़ कोट की है। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त क्या है, क्योंकि हम तो मतलब ये समझ ही नहीं पा रहे कि इस वक्त गवर्नर साहब कौन है और क्या सिलसिला है। तो ज़रा बात कर लेते हैं। बिल्कुल जी, सवाल से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे साथ मौजूद हैं कंवल शोज़ब साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कंवल एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। कंवल, सबसे पहले तो हम ये बात करना चाहेंगे उस धमकी की जिसके हवाले से इमरान खान साहब बात कर रहे थे और अब कल हमने देखा कि कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी उस धमकी को तस्लीम किया है। तो हाउ डू यू सी इट? जी थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अभी उनका ये स्टेटमेंट चलाई जिसमें वो कह रहे थे कि जी 38 नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में तो उन्होंने मरासला तो मान लिया और धमकी भी मान ली। मैं थोड़ा सा जरा कह दूं, 37th नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग को चेयर किया था वजीर आजम इमरान खान साहब ने और उसके मिनट्स जो हैं वो जारी किए गए थे। और 27 मार्च के जलसे में वजीर आजम साहब ने ये कहा था कि धमकी दी जा रही है डायरेक्ट, और 22 करोड़ की जो मुल्क है उसके वजीर आजम को जो है वो निकालने की बातें हो रही हैं। तो आप जो स्टेटमेंट कल मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो दी हैं उसमें उन्होंने कहा कि हाँ मरासला भी था, धमकी भी थी, लेकिन इसमें साजिश और गद्दारी तक का एलिमेंट था। तो मैं उनको बताना चाह रही हूँ कि आप हैं वो साजिश जीती जागती जो कल असेंबली में खड़े होके बोल रहे थे। ये थी वो धमकी जो एग्जीक्यूट हो गई, जिसमें मुदाखलत को पहले ही मान लिया गया था। तो मुदाखलत भी मानी गई, धमकी भी मानी गई, मरासला भी माना गया। नहीं कंवल, आप ये बात करें कि वो जिन रिपोर्कशंस के हवाले से बात कर रही थी तो वो रिपोर्कशंस आप कह रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब हैं, ये आपके कहने का मतलब है? ये कहा गया था, मैं जुमले दोहरा देती हूँ। धमकी ये दी गई थी जो 27 मार्च का निकाल के देख लें। वजीर आजम साहब ने जो उस टाइम इमरान खान साहब ने जब मरासला लहरा के बात की थी तो उन्होंने कहा था
कि पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब ना हुआ तो पाकिस्तान को सीरियस उसके नताइज भुगतने पड़ेंगे, और अगर कामयाब हो गया तो आम माफी है। तो आम माफी की सूरत तो अब जो गले अजाब पड़ा है वो कल वो खड़े हुए थे असेंबली में और पीछे सारी कुर्सियां खाली थी, और जो भानुमतीन का कुंभा उन्होंने इकट्ठा किया है वो तक वहां मौजूद नहीं था, जो उन्होंने एक 34 लोगों की जिसमें से 24 के करीब क्रिमिनल्स हैं या बेल पे बेचारे जितने उन्होंने इकट्ठे किए हैं कि कोई क्रिमिनल रह तो नहीं गया जिसको कैबिनेट में न डालो। मे बी दे आर प्लानिंग कि वो यहाँ पर भी मुकदमात बना दें तो फिर सूरत-ए-हाल। एक मिनट सिर्फ, जी। असेंबली में कल वजीर आजम खड़ा हुआ जो अपना तमाशा कर रहा था और उसके साथ कोई वज़रा नहीं बैठे हुए थे, खाली असेंबलियां और एक इलेजिटिमेट जिसमें अपोजिशन भी मौजूद नहीं थी बल्कि वो लोटे मौजूद थे, जिनकी आज अल्लाह खैर करे तो 63A का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कोई डिसीजन आने वाला है। अच्छा, तो ये थी वो साजिश, और साजिश कभी भी लिख के बताई नहीं जाती है, साजिश की कड़ियां मिलती हैं, मुदाखलत भी मानी जा चुकी है, साजिश ये जिंदा बोलता सबूत है। और एक चीज और याद करा दूं, जी। इसी मोहतरम ने कहा था कि कोई मरासला नहीं आया, कोई इस तरह की चीज नहीं, बिलावल ने ये बात की, मरियम ने ये बात की, और मुत्तर जो इनके अभी आजकल वज़रा बन के बैठे हुए हैं उन्होंने कहा कोई लेटर शेटर कुछ नहीं आया। ये इमरान खान ने ये अपने जो वजीरे खारजा थे उस टाइम पे शाह महमूद कुरैशी साहब से खुद लिखवाए हैं। असल में वो बात ये है ना कि वो इनिशियली जो कंवल साहिबा वो जो नैरेटिव दिया गया था ना, पहले दिया गया था अमेरिकी खत। बता दूं एक और अच्छा, इन्होंने कहा कि अगर इमरान खान प्रूव कर दे कि ऐसा कोई लेटर आया तो मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। दूसरी दफा जब ये वजीर आजम की तकरीर फरमा रहे थे तो इन्होंने कहा अगर ऐसा कोई चीज प्रूफ हो गई तो मैं रिजाइन कर दूंगा। हर चीज आहिस्ता आहिस्ता खुद मुंह से मानते जा। अच्छा, बहरहाल उसमें उनका अपना नैरेटिव कुछ और है। अच्छा, ये जरा गवर्नर पंजाब का जो मामला है उस पर जरा रोशनी डाल दें कि इस वक्त करंटली आपके इल्म में ज्यादा होगा कि इस वक्त स्टेटस क्या है? चीमा साहब अभी काम कर रहे हैं या फिर रुखसत हो गए, या तहरीक इंसाफ इस मामले पे क्या अभी मौक़िफ़ रखती है? नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया हुकूमत ने अभी। देखिए जी, 9 अप्रैल को आपने वो सारा तमाशा देखा जिसका कल साजिश का जिक्र वो कह रहे थे, कौन सी साजिश और कौन सी गद्दारी, तो साजिशी भी खड़ा हुआ था और गद्दार भी सामने खड़ा था। ये उस दिन से ये सारा तमाशा शुरू हुआ है, और कल रात भी 9 और 10 मई की पूरे 1 महीने बाद वो जो एक सोप ड्रामा पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने का चल रहा है, मैं पूछना चाह रही थी, मैंने बल्कि ट्वीट भी की थी कि ये किस मुल्क के कवानीन और किस मुल्क के आइन के तहत हमारे मुल्क में सारी चेंजेस हो रही हैं। पहले एक जाली वजीर आला लाया गया, फिर उसका जाली ओथ करवाया गया। आज तक हिस्ट्री में पाकिस्तान की जो सबज बुक है आइन की, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि कौमी असेंबली का स्पीकर आके एक जाली वजीर आला से बहुत सारे वज़रा की मौजूदगी में जबरदस्ती का एक वो लेगा हल्फ, और उसके बाद जाली वजीर आला साहब जो हैं वो अपने पुराने अबुओं के पास जाएंगे, चीनी चोरों के पास, जिनको वो 180 अरब का चीनी चोर कहते थे। कल फिर अब उसी की, लेकिन मसला यही है ना कि इसका मतलब हो ये रहा है ना, स्टेट मिनिस्ट्री जो वैसे हम सुबह के टाइम में काफी संजीदा हम बातें कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि मामला सियासत कहता है तो ऐसे ही होता है। लेकिन एक चीज ये है, व्हाट वी अंडरस्टैंड इज के ओवरऑल ही एक मजाक बना हुआ है, यानी कि अगर डिसीजन भी आ जाता है तो वो भी नहीं मानते, फिर दूसरी साइड से भी उस पर रेजिस्टेंस होती है, आप लोगों की साइड से भी होती है, अदालत से रुजू करना पड़ता है, और फिर अदालत फैसला देती है तो उसके ऊपर भी जो है वो क्रिटिसिज्म होता है। तो ये तो आवे का आवा ही हम देख रहे हैं कि अदालत नहीं खुली, और हमें उम्मीद थी कि शायद अदालत खुल जाएगी, लेकिन जितने भी ये इस तरह के हो रहे हैं, अटेम्प्ट्स हो रही हैं, ये हो आधी रात के बाद ही रही हैं। तो आधी रात को हमेशा चोर ही आया करते हैं, कभी लेजिटिमेट तो दिन की रोशनी में आया करते हैं। ये तो कमल अभी आपको पता है अभी जो रिसेंट जो अदालती कार्रवाई भी उसमें बाबर अवान साहब भी गए, तो उसमें भी उनको बताया गया कि उनके लिए भी एक टाइम में अदालत 11 बजे भी जो है तब भी फैसला लिया गया। तो लेट्स नॉट गो देयर, शहबाज गिल साहब को और उनको फवाद साहब को भी लेट्स नॉट गो देयर, बट कमल एक मिनट की इजाजत दीजिए। वो फैसले जब आ जाते हैं, फैसले डिस्कस करना हमारा आईनी हक है। मैं मरियम नवाज तो हूँ नहीं कि मैं वहाँ जाके कोई तहरीकें चलाऊंगी, लेकिन एक पाकिस्तानी शहरी और एक कॉन्स्टिट्यूशन को समझने वाली अवेयर एक एक्स MNA के तहत मैं इतना जरूर बताऊंगी कि जिस रात को अदालत खुली थी उस दोपहर को जब 11:15 बजे मुझे बताइए, आज आप लोगों का जेहलू में आप लोगों का जलसा होने जा रहा है, क्या तैयारी है उसकी, और क्या आज हम एक्सपेक्ट करें कि क्या? मुझे सिर्फ इतना बताने दें कि उस दिन 11:15 पे वो अदालत हमें बंद मिली, तो कल भी हम उम्मीद कर रहे थे कि चलो आज देखते हैं कि अदालत कितना खुलती है और कितना इस मामले को
क्राइसिस अच्छा बनने जी। से रोकती है। चलिए कमल, अब जलसे पे आ जल्द से लेट्स अब जरा जलसे पे आ जाते हैं हम लोग। मुझे ये बताइएगा कि आज जो जेलों में जलसा होने जा रहा है, क्या हम एक्सपेक्ट करें उसमें कि आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं उसमें कोई स्पेसिफिक डेट देंगे? क्योंकि बहुत लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके जलसों में बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, ऑफ कोर्स आज भी आएंगे। तो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि आज कोई डेट अनाउंस करेंगे कि इस्लामाबाद कब लोगों को बुलाएंगे? देखिए जी, ये जलसे नहीं है, ये तो एहतजाज है इस इम्पोर्टेड मुसल्लत शुदा इलिजिटिमेट हुकूमत पे जो आधे रात को मुसल्लत की गई। तो डेट्स तो देखें ऑलरेडी उन्होंने कह दिया 20 तक हमारे ये सारे एहतजाजी जो जलसे चल रहे हैं, और ये पाकिस्तान बचाओ तहरीक है हकीकी आज़ादी की। तो अच्छा, लोग तो आ रहे हैं, लोग हमें नहीं अपने आप को सपोर्ट करें, हम अपनी आज़ादी की बात कह रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, आप देखेंगे पूरा जेहलम आएगा, पूरे जिले का लोग आएंगे। हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली दफा इस किस्म के जलसे हो रहे हैं जिसमें किसी MNA MPA को ना गाड़ियां देनी पड़ती हैं, ना बसें देनी पड़ती हैं, ना लोगों को घेर के लाना पड़ता है, वो खुद ही आते हैं। बिल्कुल। और इतने आते हैं कि हमारा जो एलोकेटेड एरिया होता है वो हमेशा छोटा पड़ा है। ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। सही। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। और मार्च की कॉल की सारे जो है वो अवाम पूरे पाकिस्तान की, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाहर की अवाम जो पाकिस्तान से बाहर हमारे ओवरसीज गए हुए, वो भी उसका इंतजार करें। चलें, थैंक यू सो मच। कमल शोज़ेब हमारे साथ मौजूद थी और ज़ाहिर है कि सारा वाक़या उन्होंने शुरू से लेकर अब तक क्या हुआ कैसे वो ब्रीफ किया। लेकिन एक चीज़ जो है वो ये है कि ज़ाहिर है कि एक आइन की इंटरप्रिटेशन इट्स नॉट एन ईजी टास्क। लग रहा है कि काफ़ी मुश्किल सिलसिला है क्योंकि हर कोई अपने अंदाज में उसकी तशरीह करता है, हर कोई अपने अंदाज से बस टिका रहता है। और अब तो मुझे वो उसको नेगेट भी करने लग गए हैं। बिल्कुल निगेट भी करने लग गए हैं, तो अपने अपने अंदाज में। चलिए दोबारा से हम जेलों के जलसे की तरफ जाते हैं और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं, जेल में मौजूद है हमारे साथ नवीद, और उनसे हम जान लेते हैं कि क्या कुछ अभी पंडाल में वो देख रहे हैं। नवीद, ये बताइएगा, अभी हम देख रहे हैं कि आप पंडाल में मौजूद है, तैयारियां यहाँ पे जारी है सारी, आपके पीछे कुर्सियां भी हम देख रहे हैं, तो कितनी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं इस जलसे के लिए? देखें, ये चेयरमैन PTI इमरान खान आज इस ज़मीर जाफरी स्टेडियम में चौथी बार जलसा करने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं। जो माजी के तजर्बात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर वसी पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। पंडाल में इस वक्त 10,000 से ज़्यादा कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे स्टेडियम की पुख्ता सीढ़ियाँ, वहाँ पर भी हज़ारों लोगों के बैठने की गुंजाइश है, वहाँ पर भी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। अच्छा। इसके अलावा यहाँ पे 24x60 का एक बहुत बड़ा स्टेज बनाया गया है जहाँ पर इमरान खान और दीगर कायदीन वहाँ पे अपने खिताबात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर छोटे स्टेज भी बनाए गए हैं जहाँ पर मकामी कायदीन बैठेंगे। 5 रास्ते बनाए गए हैं यहाँ पे स्टेडियम में दाखिले के लिए, जहाँ से खवातीन, आम शहरी और VIP यहाँ पे दाखिले होंगे। इसके अलावा यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से बड़े ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं। 1200 से ज़ायद पुलिस एहलकार स्टेडियम के अंदर और बाहर तैनात किए गए हैं ताकि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा ना हो। यहाँ पे जो स्टेज बनाया गया है इसकी अलग सिक्योरिटी है। एलीट फोर्स के कमांडोज जो हैं यहाँ पे तैनात किए गए हैं। हेलीपैड भी यहाँ पे स्टेडियम के अंदर ही बनाया गया है। शाम 6 बजे का टाइम दिया गया है। इमरान खान जैसे पहुँचेंगे उनका खिताब यहाँ पे शुरू होगा। इसके अलावा यहाँ जो जलसा होने जा रहा है इसके लिए तैयारियाँ पिछले कई रोज़ से जारी हैं। यहाँ पे साबिक मुख्तलिफ वज़रा जो हैं उन्होंने भी यहाँ पे दौरे किए हैं। शफकत महमूद यहाँ पे आए, आज़म सफाती आए, अली मोहम्मद आए हैं, उन्होंने यहाँ पे रैलियों में भी शिरकत की है और यहाँ पे लोगों को यहाँ पे हेलीपैड भी बनाया गया। इसका मतलब है इमरान खान साहब क्या जो यहाँ पे एंट्री होगी वो हेलीकॉप्टर में होगी। दूसरा ये बताएगा, क्योंकि जेलों में और जेलों में सब जानते हैं फवाद चौधरी साहब का यहाँ पे बड़ा होल्ड है, उनका तो इलाका ये, तो आके उन्होंने ज़रा इंतजाम देखे हैं कि अच्छे और इंतजाम ठीक ठाक हो रहे हैं, कोई अभी तक आया है? जी बिल्कुल, यहाँ पे जितने भी इंतजाम हो रहे हैं वो फवाद चौधरी की निगरानी में हो रहे हैं। और उन्होंने इस हवाले से यूनियन कौंसिल की सतह तक भी यहाँ पे टीमें जो बनाई हुई हैं, जिन्होंने यहाँ पे ना सिर्फ रैलियाँ निकाली हैं बल्कि यहाँ पे इजलास भी किए हैं या ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की यहाँ पे शिरकत यकीनी हो। क्योंकि ये जो 2018 के इंतखाबात के में यहाँ पे PTI ने क्लीन स्वीप किया था और उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे देखें तो लोगों में बहुत जोश व जज्बा पाया जाता है। जलम के शहर के लोग भी यहाँ पे खवातीन, बच्चे, बूढ़े बड़ी बेताबी से इमरान खान का इंतजार कर रहे हैं वो कब यहाँ पे पहुंचे और उनका खिताब यहाँ पे सुना जा सके। जी ठीक है जी भट्ट साहब, इंशाल्लाह तैयारियां मुकम्मल हैं। आप भी अपनी कवरेज जारी रखिएगा और हम भी अपने नाज़रीन को लम्हा वाला तमाम तर सूरत-ए-हाल से आगाह करते रहेंगे। और अपना ख्याल रखिएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आई एम श्योर कि जो जलसा भी शुरू होगा ऑफ कोर्स वो शुरू होगा मगरिब के बाद शुरू होगा जी। और आपको हद मुक गई है।
इस साल जो है गर्मी मज़ीद बढ़ेगी और मार्च में जो इस साल गर्मी रही है वो उसने 61 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। 61 साल पहले उतनी गर्मी पड़ी थी। सो प्लीज़ जब आप लोग घरों से बाहर निकलें, आंसू कीप आ गए योरसेल्फ मेरी आंखों में। हाइड्रेटेड। क्यों, क्या हुआ? हमारी बहन जब यहाँ पर नहीं थी तो कौन बताता ये फैक्ट्स? बस वी अल्लाह आर सो ब्लेस्ड टू हैव यू मदिया नकवी। बस ये चलें, मार्च मुझे की सोचे, मार्च की बस खबर हमारी बैठ जाए आप सब लोग अप्रैल बैठ में जाए। आके जो है वो हमें बता रही है। जस्ट इमेजिन। मार्च में आपने बताया था 61 साल गर्मी का रिकॉर्ड टूटा है। हाँ आपने बताया था, लेकिन बताया। मैं गर्मी की बात करी थी ना, तो आगे पता नहीं। जून का अभी जून जब आएगी तब पता चलेगा। अच्छा ना मुझे ये कब लग रहा है कितनी कि वो जो हवाले देते हैं ना कि जून जैसी गर्मी, अब जून में हो सकता है शायद मौसम थोड़ा नॉर्मल हो जाए, क्लाइमेट चेंज हो रहा है यू भाई। नेवर नो। हाँ, बिकॉज़ थिंग्स आर चेंजिंग। मतलब हमारे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वाले हालात हो जाए, हमारे जून जुलाई में सर्दी पड़े। यकीन करें यहाँ पर बैठ के भी सुकून नहीं है। ऐसे बेचारे क्या करें, क्या करें भाई, इतनी गर्मी है, वो उतना कितना लोड लेंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बेटियां अल्लाह पाक की बहुत बड़ी रहमत होती हैं। मैं खुद एक बेटी हूँ तो मैं जान सकती हूँ कि जो बेटी माँ बाप से मोहब्बत कर सकती है वो बेटे नहीं कर सकते। और दुनिया की कोई भी मखलूक जो है ना, वो अपने अंदर मोहब्बत अपने अंदर इतनी रख नहीं सकती। हाँ, जो एहसास होता है बाप का, मतलब माँ बाप का, दोनों का मतलब वो बच्चों में शायद अल्लाह ताला ने ये नेचर इसी वजह से इस तरह से बनाई है कि वो उसमें नहीं आ सकता। और जो डिटेल होती है, जो माइक्रो मैनेजमेंट बेटियां करती हैं वो बेटे नहीं कर सकते। लेकिन मसला ये कि हमारे यहाँ जहालत इतनी है कि हमारे यहाँ रहमत को जहमत समझा जाता है। अब आप देख लें, रहीम यार खान में कितना अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि आमना बीबी जिनकी 4 बेटियां हैं, उनको उनके मियाँ ने इस तरह से तलाक दे दी कि तुम्हारी तो बेटियां पैदा हो रही हैं और मैं तो तुम्हें नहीं रख सकता। फिर 5वीं बेटी, मैंने कहा मैं तो नहीं रख सकता तुम्हें। और अपनी बेटियों को जहमत, मतलब आप सोचिए किस कदर बदबख्त शख्स होगा जो अपनी इतनी प्यारी बेटियों को जहमत समझ के अपनी बीवी को तलाक देते। और फिर आमना ने क्या किया कि आमना ने हिम्मत तो नहीं हारी, आमना ने एक रेडी लगा ली है रहीम यार खान जैसे इलाके में। अच्छा भाई, ये एक जहालत की इंतहा इस लिहाज से भी है कि अब तो मेडिकल साइंस भाई दुनिया में फ़ोन यूज़, बल्कि पाकिस्तान की अगर हम बात की जाए तो यहाँ पर जो स्मार्टफोन यूज़र्स हैं उनकी तादाद करोड़ों में पहुँच गई है। हर किसी के पास यूट्यूब है, गूगल एक्सेस है हर तरफ से। ये बात बेसिक कॉमन सेंस की है कि उसके अंदर पता लग जाता है कि अगर आपके यहाँ बेटी हो रही है तो उसके अंदर खातून जिम्मेदार नहीं है। जेनेटिकली भी वो जिम्मेदारी मर्द पर आयद होती है। अगर किसी के घर में बेटियां हो रही हैं तो खुदा का वास्ता है अपने गिरेबान में झांको लिटरली, लेकिन ये काम ना करो। लेकिन तो ये कोई ऐसा डिफेक्ट नहीं है। एक बार फिर से मतलब जो ये ऐसा डिफेक्ट नहीं कि आपकी बेटी पैदा हो तो प्लीज ऐसा मत। लेकिन उसमें मतलब जिम्मेदार भी आप औरत को करार ना देना, मतलब बिकॉज ये तो आपकी जहालत है कि आप इतनी प्यारी रहमत की वजह से अपनी बीवी को और अपना घर बर्बाद लिटरली। तो इसी पर जरा कानूनी रास्ता आमना अब क्या इख्तियार कर सकती हैं, क्योंकि इंसाफ तो नहीं मिला। अब ये चलें ठीक है, तलाक दे दी वो एक अपनी जगह है, लेकिन उन बच्चियों की कफालत की जिम्मेदारी बाप की है। तो क्या कानूनी रास्ता इख्तियार कर सकती है, ये हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर खदीजा सिद्दीकी, उनसे जानते हैं। खदीजा, बहुत शुक्रिया आज सुबह आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बड़ा एक संजीदा नौयत का और संगीन टॉपिक है कि इस तरीके से बच्चियों की पैदाइश पे, जिस पे वो बेचारी जिम्मेदार भी नहीं है, और बेटियां तो रहमत होती हैं, बजाय इसके कि उनको एक्सेप्ट करना होल हार्टेडली, आपने ये घटियापन किया। अब क्या हुकूक हैं खातून के, क्योंकि हमें यहाँ पर पता ही नहीं होता ना कि ना कंज्यूमर राइट्स का पता है ना और किसी हवाले से हमें चीज़ें पता है। ये खातून अभी क्या कर सकती हैं? बिल्कुल, पहले तो मैं इस पे बड़ा ही अफसोस का इजहार करना चाहती हूँ कि हम आज भी 21वीं सदी में एक ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं जहाँ बेटी को एक बोझ समझा जाता है। बेटी की पैदाइश के बाद दुआएं की जाती हैं कि अल्लाह अगला बेटा दे, अल्लाह बेटा दे। बेटी को पता नहीं क्यों हमारे मुआशरे में इस कदर जो है कुछ खानदानों में, हमारी देहातों में इतना वो किया जाता है कि अभी रिसेंटली केस हुआ, एक बेटी पैदा हुई तो उन्होंने हॉस्पिटल में ही उस बच्ची को छोड़ दिया कि इसको हम घर लेकर जाएंगे तो खामिद शायद मार देगा इसको, या मुझे ही रहने नहीं देंगे, मुझे भी मार देंगे। तो ये हमारी बदकिस्मती से एक अलमिया है जो कि अभी आपने भी जिससे अपनी क्लिप चलाई है उसमें वो घर उजड़ गया। ये हमारे माशरे का एक स्टिग्मा है कि डाइवोर्स को उजड़ना समझा जाता है। क्यों उजड़ना समझा जाता है? एक खातून है, उसकी अगर उसको खामिद ने डाइवोर्स दे दी तो वो एक नई जिंदगी स्टार्ट करेगी। इस स्टिग्मा को हमने रिमूव करने के ये उजड़ना नहीं है। बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की किफालत करेगा, चाहे वो साथ रह रहा है बीवी के घर के अंदर या वो अलग रह रहे, उसने बीवी को तलाक दे दिया या
बीवी ने ही उससे खुला ले। लेकिन ये खदीजा, दोनों जैसे हाँ, सूत्रों जिस में वो- सोसाइटी में हम रहते हैं समहाउ हम इतने अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पर ना तलाक याफ्ता बच्ची जो है ना वो बर्दाश्त नहीं है। हमारे यहाँ तो बच्ची को कहा जाता है, जब बच्ची को घर से रवाना किया जाता है कि भाई बेटा जिस घर में तुम ब्याह के जा रही हो उस घर से तुम्हारा जनाजा ही उठना चाहिए, बस अब उसी घर में जो कुछ हो जाए तुमने बर्दाश्त करना है। तो जहाँ पे तो सोच ही दी जा रही है, फिर आप खुद सोचे ना कि वहाँ पे तलाक याफ्ता बच्ची जो कि घर आ जाए, घर वाले जिसको एक्सेप्ट ना करे, तो उस बेचारी की तो लाइफ और ही उजड़ गई वाक़तन ना। नहीं करते, मतलब ये लोग मिसालें नहीं करते मौजूद हैं। accept। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ऐसा ही होता है केसेस में कि जनाजा कबूल होता है उनको, लेकिन बेटी अपना एक घर छोड़कर एक अपने माँ बाप के घर में आ जाए, वो एक बोझ समझा जाता है, वो एक जिम्मेदारी समझी जाती है। क्यों समझी जाती है? क्योंकि हमने खवातीन को, हमने औरतों को फाइनेंशियली माशी तौर पे इतना स्टेबल नहीं किया, उनको माशी तौर पे इंडिपेंडेंट नहीं किया कि वो अपने लिए खुद कमा सकें और अपने रोजगार के लिए, फराहमी के लिए कुछ कर सकें और अपने बच्चों की देखभाल के लिए कर सकें। इसमें सबसे पहले हमारा कानून, जब आपने बात की है, बड़ा जरूरी है आई थिंक लोगों को ये जानना और बताना कि डाइवोर्स जो है वो मियाँ बीवी के दरमियान होती है, वो बच्चों और वालिदैन के दरमियान में नहीं होती। इस केस में बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि बाप ने ही अपने बच्चों को दरबदर कर दिया, लेकिन बाप इस जिम्मेदारी से नहीं हट सकता कि उसने मंथली अपने बच्चों को मेंटेन करने, उनके स्कूल का खर्चा, उनका जितना भी रोजमर्रा की जिंदगी में उनका खर्चा होता है वो सारा पे करने का लायबल है। खतीजा, काश ऐसा होता, तभी तो बेचारी वो रेडी लगाने पे मजबूर होगी। तो अब आमना क्या कर सकती है, क्या स्टेप उनके पास है? और आमना जैसी बहुत सारी खवातीन जिनको उनके मियाँ सिर्फ इसलिए छोड़ देती हैं कि जी भी तुम तो मुझे बेटा नहीं दे सकी, तुम मुझे एड नहीं दे सकी मेरी फैमिली के लिए, तो ये किस तरीके से जो है खवातीन जो हैं ये कानूनी चाराजोई कर सकती हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो आमना के खाविंद के लिए बड़ा ज़रूरी पैगाम कि बेटी की पैदाइश की जो जिम्मेदारी थी वो खाविंद की होती है। इसमें बेटे देने वाले जो हैं वो क्रोमोसोम जो है वो बाप नहीं देना होता है। तो ये जिम्मेदारी पूरी की पूरी लड़की पे आयद करके, लड़की को दरबदर करके, लड़की को जिंदा दफना के, लड़की को तलाक देने से मसले हल नहीं होते। हमें खानदान का सोचना चाहिए किस तरह लड़कियों की परवरिश करनी है। लड़कियां ही आगे जाके माएँ बनती हैं। ये वही माँ है जिसने बेटी को जन्म दिया है और ये वही बेटा जिसने तलाक दिया है, ये इसी को इसकी माँ ने जन्म दे के बड़ा किया था। तो सबसे पहले इसमें हम कानूनी अगर रास्ता मैं आपको बताऊं तो कानून हमारा बड़ा क्लियर है। अगर बाप जो है बच्चों को मंथली पे नहीं कर रहा, लड़की जो है वो अदालत जाएगी। फैमिली कोर्ट की पेरेंटल ज्यूरिसडिक्शन है, क्वाज़ी पेरेंटल ज्यूरिसडिक्शन में वो इस चीज का तहैया कर सकती है कि कितना बाप कमाता है और वो मंथली बच्चों को पर बच्चा कितना देगा। अच्छा। और इस चीज का तयन जो है वो एविडेंस के बाद भी हो सकता है और एविडेंस से पहले भी हो सकता है कि अगर बाप का। लेकिन खदीजा एक चक्कर ये है, ये जाहिर है कि ये चीजें मौजूद भी, इस पे अक्सर बात भी होती रही। यहाँ पर मसला है एक ऐसी खातून का कि जिनको अपने 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं कि वो इस तरीके से, और हमारे यहाँ माजरत के साथ कि ये निज़ाम कुछ इस तरीके का है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग पुलिस के पास जाने से भी और अदालत जाने से भी कतराते हैं कि जो है वो भी हाथ से चला जाएगा, वो अफोर्ड नहीं कर सकते और ख़ुद प्लीड भी नहीं कर सकते अपना केस। क्या करें फिर इस पर? रियासत खुद मुद्दई बन सकती है। और दूसरा ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन और विमेन प्रोटेक्शन ब्यूरोज हैं, आपको लगता है कि ये इफेक्टिव हैं, कुछ कर रहे हैं? ये बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ, फैमिली कोर्ट में जब केस आप करना होता है तो आपका सिर्फ 20 रुपए का स्टैम्प पेपर होता है, 20 रुपए की कोर्ट फीस होती है जो लगनी होती है। बाकी ऐसे भी लॉयर्स हैं जो मुफ्त फराहमी दे देते हैं ऐसी खवातीन को जो कोर्ट आती हैं। मैं खुद कोर्ट में देखती हूँ, आके पूछती हैं कि कोई हमारी हेल्प कर दे। तो इतना जजेस भी जो है, अगर मेरे पास कोई लीगल सपोर्ट नहीं है तो जजेस भी इंश्योर करते हैं कि आपके पास कोई ना कोई रहनुमाई हो। वो खुद रिक्वेस्ट कर देते हैं, वो खुद अपॉइंट कर देते हैं कि कोर्ट में कोई ऐसे लॉयर्स जो कि रेगुलरली अफेयर हो रहे हो, वो उनको कह देते हैं कि आप इनका मुकदमा जो है, आप इनका केस जो है वो लड़ें। और अगर कोई भी ना हो, वो अपने तौर पे ही डिसाइड कर देते हैं कि इसमें इतना इतना खर्चा होगा और ये इस लड़की को इसके बच्चों के लिए मिलना है। तो लेकिन कोर्ट का रास्ता इख्तियार करना जरूरी है। अगर अपने राइट्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए बच्चों के अगर खामिल नहीं दे रहा, अगर उनका बाप अपनी जिम्मेदारी जो रिलीजियसली उसके ऊपर आयद है, मॉरली लीगली हर तौर पे आयद है, वो अगर नहीं पूरी करा तो इसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करना जरूरी है। क्योंकि बाकी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में बच्चे अगर बच्चों के पास कोई रहने की जगह नहीं है, वो उनको सपोर्ट कर देते हैं, उनको रख लेते हैं। लेकिन उसके अलावा हमारे इमरान खान ने जो स्टार्ट किया था, एहसास प्रोग्राम स्टार्ट किया था, सेहत कार्ड स्टार्ट किया था, ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो इन औरतों को सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली।
लेकिन ठीक उसके है। अलावा हमारे पास कोई वो और जो कानून के अलावा कोई और रास्ता ठीक नहीं है, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर और है। कानून ने इस हवाले से बिल्कुल ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। बहुत शुक्रिया जी। बैरिस्टर खदीजा सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थी और हमारे साथ तो मसला भी है शफाक, आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे चाहे ख़वातीन तो वैसे भी अपना हक महर नहीं लेती, आपकी शादी हो कितनी, बस हम हक महर अगर लेंगे मांगेंगे तो फिर हमारे मियाँ के दिल में हमारे लिए कोई ऐसी बात आ जाएगी कि इसने हक महर क्यों मांग लिया है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। बहुत सारी ख़वातीन तो माफ़ भी कर देती हैं। तो एक ऐसे हालात में आप खुद सोचें कि कितना मुश्किल होगा एक औरत के लिए। नहीं, और दूसरी वो चीज़ ये ऐसी है कि बात को मदिया, सोचे भी मैं लेकिन अदालत से रुजू करना। देखें, एक होता है कि आप किसी जोन में जाके किसी की बात जी, समझते हाँ। हैं तो वो आपको आइडिया भी होता है, यानी कि आपको फील करना कि वो किस हालत से गुजर रही होगी। हाँ। अब हम मशवरे दे रहे हैं, ठीक है, अपनी जगह, लेकिन आप सोचें कि एक नहीं है ना, हाँ। 5 बच्ची हैं, एक बच्चा संभालते हुए आपकी हालत टाइट हो जाती बिल्कुल सही है। और कह 5 बच्चियां भी संभाले, फिर उसके पास जाहिर है कि हम यहाँ पर बैठे हुए हमें अभी पता चल रहा है कि जी सिस्टम जो है वो इतना मुश्किल नहीं है बज़ाहिर, हाँ। लेकिन वो जाएगी तो वहाँ पर वो जाहिर है कि दूसरा फरीक भी आके उसके लिए मुश्किलात खड़ी और करेगा। एक औरत का अदालत में जाना, किसी कोर्ट में जाना, फैमिली कोर्ट में जाना, वहीं पे उसको पहले ही मार देता है। उसको लगता है चीज़ें बहुत मुश्किल होंगी और चीज़ें मुश्किल होती नहीं, और भी दूसरा हैं। ये कि हम तो कोशिश करेंगे कि हम process अपने आसान होना अगले चाहिए। शोज में न सिर्फ ये कि इस पे फॉलो अप लें, बल्कि हम कनेक्ट करने की कोशिश करें कि जो विमेन प्रोटेक्शन ब्यूरो या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इस हवाले से क्या कुछ कर रहे हैं, Since बिकॉज we have also taken up the issue, so देखते हैं जी कि क्या होता है। आगे जाके हम इसकी अपडेट भी लेते रहेंगे। अभी आपको एक और अहम तरीन खबर से आगाह करें कि सूबा सिंध में आला अदलिया के हुक्म के तहत आज से सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले का आगाज़ होने जा रहा है, जिसके लिए सूबाई इलेक्शन कमीशन ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। बिल्कुल जी। अनवर खान से हम मज़ीद इस बारे में तफसीलात जानते हैं, जो कि इस वक्त सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के साथ मौजूद हैं। बताइएगा जी। जी, इस वक्त मौजूद है सूबा इलेक्शन कमीशनर के दफ्तर के अंदर। बल्दियाती इंतखाबात जो कि सूबे सिंध के अंदर 2 मरहल के अंदर होंगे, उनकी तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। खासी अहमियत के हामिल है ये बल्दियाती इंतखाबात, क्योंकि आला अदालतों के हुक्म के ऊपर इंतखाबात का अमल को मुकम्मल किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है सूबाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान के साथ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 फेज में इलेक्शन कराने का फैसला किया और इसमें फर्स्ट फेज़ में जो लाड़काना डिवीज़न है, सखर है और नवाबशाह और मिरपुर डिवीज़न के 14 डिस्ट्रिक्ट्स पर फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन का शेड्यूल की अनाउंसमेंट हो चुकी है। उसकी नॉमिनेशन फॉर्म इंशाल्लाह कल से शुरू हो रही है और पोलिंग उसकी जो है वो 26 जून को होगी। और इसके अलावा सेकंड फेज़ में हैदराबाद और ठट्ठा और कराची डिवीज़न है, उसकी नॉमिनेशन जो है वो जून में शुरू होगी और उसकी जो डेट्स हैं जून में जो है वो 8 जून से लेकर 11 जून तक नॉमिनेशन होगी और 24 जुलाई को उसकी इलेक्शन है। तो इंशाल्लाह 3 महीनों में हमारे वो फेजेस कंप्लीट हो जाएंगे। पूरे सिंध के जो 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। पहले फेज़ की बात करूँ कि पहले फेज़ में कल से नॉमिनेशन शुरू हो रही है। DRO ROs की अपॉइंटमेंट कंप्लीट हो चुकी हैं। लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टेशन की ड्राफ्ट जो पोजीशन है वही बन चुकी है। सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। आज चीफ सेक्रेटरी साहब से मेरी मीटिंग भी इस सिलसिले में, उनसे तमाम उमूर पर डिस्कशन की जाएगी। टर्नआउट कब होने की वजह क्या बनती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रही है कि पाकिस्तान में जो टर्नआउट रेशियो वो बढ़ाया जाए और इसलिए से मोबिलाइज करते हैं वोटर्स को कि वो निकले और पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने के लिए जाएं। तो इसके अलावा हमारे इलेक्शन कमीशन के अलावा जो स्टेक होल्डर्स हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनकी भी जिम्मेदारी आती है कि वोटर्स को मोटिवेट करें। अब ये वोटर का बुनियादी फ़र्ज़ है, बुनियादी हक़ है कि वो पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा लें। और वजूहत तो बहुत सारी हो सकती हैं इसकी कि वोटर्स जो है वोट डालने के लिए क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके क्या इशू होते हैं, लेकिन हमारी तरफ से पोलिंग स्टेशन पे वो पूरी सहूलियात प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है कि लोग आएँ और आज़ादाना तरीके से अपने वोट को कास्ट कर सकें। पिछले सालों की निस्बत इस साल सूबे सिंध के अंदर होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के अंदर टर्न आउट ज़्यादा होने के वाज़ेह इम्कानात नजर आ रहे हैं। तो इस तरह अब सूबे सिंध के अंदर 2 मरहलों के अंदर बल्दियाती इंतखाबात होंगे और तवील तरीन तातुल के बाद इन बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद किया जा रहा है, जिसकी तमाम तर तैयारियाँ सूबा इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल कर ली हैं। जी चलें जी, चलें, शुक्र है, लेकिन हर मामले में अदालतों को इंटरवीन करना पड़ता है, फिर ही कुछ ना कुछ होता है। और मैं हैरान और परेशान ही होता हूँ सिस्टम खुद ब खुद क्यों नहीं चलता। हाँ, ब्रेक के बाद मिलते हैं। चलें जी, अब आ गया जी हमारा पाकिस्तानियों का पसंदीदा टॉपिक और वो है सेल्फ मेडिकेशन का। यानी कि सर में दर्द हो, खा लो 2 गोली, उसके अलावा खा लो 1 गोली या खा लो मुख्तलिफ गोलियां जिससे आपके सर का दर्द चला जाए। क्या ज़रूरत है डॉक्टर के पास जाने की? वैसे डॉक्टर महंगे भी इतने हो गए हैं और अताई हूँ या असल डॉक्टर्स हूँ तो वो पता भी नहीं चल, अताई इतने सस्ते होते हैं कि डर लगता है। महंगा
कुछ भी नहीं सकती। मसला ये है, हम तमाम तो लोगों के घरों में एक डॉक्टर नुमा हस्ती ज़रूर होती है, मतलब डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नुमा हस्ती, जिसके पास हर चीज़ का इलाज होता है। आपको छींक आ गई है, एंटीबायोटिक्स जो है लेना अभी से शुरू कर दो। आपको नज़ला ज़ुकाम में एंटीबायोटिक्स लेना अभी से शुरू कर दो। अच्छा जी, आपको खारिश हो गई है, मतलब खुरक पे भी वो आपको बता देंगे कि आपने कौन सी मेडिसिन लेनी है। हर वक्त इनके पास कोई मेडिसिन तैयार होती है और कहते हैं डॉक्टर के पास क्या जाना, जाके मैं आपको दे देती हूँ, मेरे पास मौजूद है, पकड़े जी दवाई और फिर काम चक्कर ये है अपना ना शुरू कि करें। ये जो दवाइयाँ होती है ना, उनके अंदर मसला ये है कि लेट्स स्टे टू द एनसेड जो नॉन स्टेरॉयडल जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं। ओह माय गुडनेस, ओह माय गॉड, सो मच इंग्लिश। ठीक है। अब उसका चक्कर ये होता है कि वो ओवर द काउंटर मिल जाती है, आपको ये पता है कि जबरदस्त आपको दवाइयों के नाम याद है। बस मैंने कभी गौर नहीं किया। तो आप वैसे ये है ना कि अपने बंदे को अंडर एस्टिमेट करना। ये कह देते कि आपके पास फार्मासिस्ट की डिग्री तो नहीं है या आपने कोई हाईली क्वालिफाइड है, don't say this, don't कुछ say के this. कामी ने हाँ, मैं रुक गया यहीं हाँ, रुक पे। गया। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हुआ ये है भाई कि चक्कर ये है कि हम ये करते हैं कि गोलियां खुद से खा लें, पेन किलर्स ले लें और किसी तरीके से दर्द को भगा दें। अब उसके अंदर मुख्तलिफ तरह की गोलियां होती हैं जिनके अगर आप साइड इफेक्ट्स देखें, किसी के गुर्दों के ऊपर असरात होते हैं, किसी के आपके जिगर पे असरात होते हैं। फिर आ जाती हैं एंटीबायोटिक्स। उनके अंदर तो बहुत मोहतात रहना चाहिए कि वो 3 से 5 दिन का या 6 दिन का कोर्स होता है और हर किसी के कोई सेकंड जनरेशन, कोई थर्ड जनरेशन साइड इफेक्ट्स होते हैं। डॉक्टर से पूछे बगैर कभी भी किसी भी सूरत में नहीं लेनी भाई। इवन जब आप लोग स्लीपिंग एड के लिए भी कोई मेडिसिन लेना चाहें, बहुत सारे लोग लेते हैं। लोग कहते हैं जी हमने फलानी टेबलेट ले ली, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैंने एक नहीं मैंने 2 ले ली। फिर कुछ अच्छे मुझे बॉडी के जॉइंट्स में पेन हो रही थी, तो मैंने फलानी जो है मसल रिलैक्सर वो खा ली। ये सब चीज़ें आपकी किडनीज पे जाके असर कर रही थी। और पता है इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि जब आप बीमार पड़ते हैं और जब डॉक्टर आपको अपनी प्रिस्क्राइब शुदा मेडिसिन देता है, वो फिर आपकी बॉडी पे असर। और चक्कर पता है क्या, एक और भी बात याद रखिए कि बच्चों को बिल्कुल मोहतात रहते हुए कम से कम एंटीबायोटिक्स दें। अगर डॉक्टर तजवीज़ करे तो तभी दें। और उसके अंदर कई सेफ थर्ड जनरेशन जो है वो एंटीबायोटिक्स हैं जो डॉक्टर लिख के देता है और उससे उसके असरात मुस्बत होते हैं। वरना फिर ये होता है कि जब रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है तो फिर बहुत मुश्किल होता है आगे जाके उस चीज़ को टैकल करना, क्योंकि फिर आई रिमेंबर कि उसकी वो भी एक बड़ी ख़तरनाक सूरत होती है और उसके अंदर दुनिया में एक ही बड़ी ज़बरदस्त किस्म की और सख्त किस्म की एंटीबायोटिक है जिससे उसका इलाज फिर मुमकिन हो पाता है, अदरवाइज वो अनट्रीटेबल हो जाता है। तो प्लीज़ ये एहतियात कीजिए। और एंटीबायोटिक्स के साथ एक और चक्कर भी होता है कि लोगों को जल्दबाजी होती है। वो कहते हैं कि जी हमने अभी खाई है तो अभी असर हो जाए, कम से कम 24 घंटे के बाद उसका जाके असर होता है। एक और चीज़, बीमार पड़े ना, डॉक्टर के पास नहीं गए, गूगल मत करिएगा कि कौन सी मेडिसिन ज़हरा सही रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास जाने से पहले वो कहते हैं हम गूगल कर लेते हैं। गूगल मनफी असरात देखने चाचा गूगल सानू हर शय दसेगा ते चाचा गूगल गलत भी शय दस देगा। रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ओह माय गॉड, आज सच्ची साहब फर्क है ना, जान के देखो सारी चीजें। बिल्कुल जी। अच्छा जी, एक और आम खबर जरा स्पोर्ट्स के वाले से आपको दे दें, वो ये है कि जी पाकिस्तान अंडर 19 गर्ल्स और अंडर 15 बॉयज़ ने साउथ एशियन जूनियर एंड कैडेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। अंडर 19 गर्ल्स सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला आज होने जा रहा है भारत से, और कौमी अंडर 15 बॉयज़ सेमीफाइनल में बांग्लादेश से आज ही वो टकराएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक बॉयज़ एंड गर्ल्स। 9-7 अच्छा जी, अब हम जरा हल्ला गुल्ला के कुछ तस्करा करने जा रहे हैं। अच्छा वैसे पाकिस्तान में तो ये होता है कि अगर आप अपने घर में कोई फंक्शन कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से कर रहे हैं, तो किसी को कोई उससे लेना देना नहीं होता। डिपेंड्स के कराची की अगर हम बात कर रहे हैं तो किस इलाके में आप रह रहे हैं। अगर आप डिफेंस की साइड पे रह रहे हैं तो वहाँ पर शोर शराबे से लोगों को इशू होगा, रात 12 बजे का इशू होगा। बाकी इलाकों में कई वहाँ पर टॉलरेंस लेवल लोगों का ज़्यादा होता है। आपको देखा हो ना, सड़कों के अंदर वो लगा के कनाते हैं और तंबू लगा के वो सारे शुरू हो जाते हैं, और बाकी मोहल्ले वाले भी कोऑपरेट करते हैं। ऑलराइट जी, बगैर म्यूजिक का हमने आपको दिखाया, लेकिन डांस देख के आप एंजॉयिंग अ लॉट। मुझे मेरी लुडियां भी याद आ गई, मैं भूल गई थी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। मेरे अजीज हमवतनों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तरा तो निकल गया होगा थोड़ा सा है मैं आवाज सुन में डर गई। अच्छा मैं मजे की बात बताऊं आपको कि अब बाहर जाना हो आपको तो 2-3 दफ़ा या उससे ज़्यादा मुझे ये इत्तेफाक हुआ कि वैसे हमको
हमारे देख के लोग पहचानते हैं, लेकिन 2-3 ख़वातीन ने मुझे ये फीडबैक दिया है खड़े हुए कि आवाज़ सुन के आपको मैंने पहचान लिया। Oh my God. तो फिर ये जो मेरे अजीज़ हमवतनों है, तो फिर थोड़ा सा ये जहन में कई ख्यालात आ जाते हैं, कमज़ोर लोगों का दिल दहल जाता है। मैं अब तो वजूहात डर क्या है, गई। उस पर हम रोशनी नहीं डालेंगे। आप भी डर गई? हाँ, मैं थर-थर कांपने लगी अच्छा, थी। फिर ठीक है। तो जनाब बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। वक्त हो चुका है 10:06, 10:05 आए थे पर हम आए थे और थोड़ी सी बेसरोपा हमने बातें की थी, लेकिन अब काम की बातों का वक्त नहीं, हुआ हमने चाहता है। बेसरोपा बातें कौन सी की थी? हमने बात बिल्कुल सही की थी। जाने से पहले हमने सेल्फ मेडिकेशन की बात की थी कि Oh, आपने yes. कभी सेल्फ मेडिकेशन नहीं की। बहुत आपके अच्छी। कहने पे मैं तो 2 हमेशा बार मैंने कोई टैबलेट ली करता हूँ, थी। बिल्कुल करता हूँ। हाँ, कि सर में दर्द हो रही, फलानी टैबलेट ले लो, फलानी टैबलेट। वो तो मैं कर चुकी हूँ आपके, तो आप कौन फायदा हुआ कि नहीं हुआ? सच सच बताएं। हुआ था, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं चलेगा ये, और आप लोगों ने भी नहीं ऐसी बात मानी। बिल्कुल नहीं करना हाँ, है तो ये ऐसे। बेसरोपा बातें नहीं थी, बड़े काम की बात थी। अच्छा, एक और चीज़, आज क्योंकि 10 मई है और 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपिक डे बनाया जाता है। एक ऐसी बीमारी जो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें आपके अपने ही बॉडी का सिस्टम ना आपके ऑर्गन्स पे और आपके टिश्यूज़ पे ना एक तरह से हमलावर हो जाता है। हाँ। और फिर क्या होता है कि आप लोगों को पता भी नहीं चलता कि आपको एग्जैक्टली बीमारी क्या हो रही, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो कि दूसरी बीमारियों को ना, दूसरी एलिमेंट्स को मिमिक करने लग जाती है। हाँ। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको लगे किडनी की प्रॉब्लम है, यानी कि ये लिवर की बीमारी प्रॉब्लम है, है, ये कौन आर्टिस्ट है बेसिकली? हाँ एग्जैक्टली। एडवांटेज ऑफ योर सिस्टम्स और ख़ास तौर पर जो आपके दिफाई निज़ाम है, तो बी वेरी केयरफुल। Yes. और दूसरा ये कि आपने अचानक कहा ना 10th मई है, तो मुझे याद है मई का महीना है, यानी कि मेरी सालगिरह का महीना। बहारो फूल बरसाओ अशफाक सत्ती, इस दुनिया में आने का महीना उसके ये है मई। साल नहीं बताऊंगा। टॉप स्टोरीज पे नजर डालें। जलते हैं लोग मुझसे, कई लोग जल रहे हैं और मुझे महसूस हो रहा है, मेरे कानों में आवाज आ रही है, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा कि वो कौन। नारे लगाए जा रहे हैं अशफाक सत्ती के हक में। हाँ। चले जी, ये तो बातें होती ही रहेंगी, लेकिन पहले हम जरा टॉप स्टोरीज पे नजर डाल लेते हैं, क्योंकि टॉप स्टोरीज के बाद भी बहुत कुछ है हमारे बिल्कुल, पास आपसे शेयर ऐसा ही करने है। के लिए। दिन याद रखिएगा 16 मई, टॉप स्टोरीज। नई हुकूमत के आते ही डॉलर आसमान पर और स्टॉक मार्केट जमीन पर आ गई। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज ही क़यामत खेज रहा। इंडेक्स 1450 पॉइंट्स गिर गया। सरमायादारों के अरबों रुपए डूब गए। फुटबॉल और बॉक्सिंग कराची के कदीम इलाके लियारी की पहचान। लड़कों के साथ साथ वहां की लड़कियां भी खेलों में किसी से कम नहीं। महरीन बलोच और मारिया रिंद ने कौमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सोने के तमगे अपने नाम कर लिए। और मौसम बदला तो परिंदों ने भी अपने ठिकाने बदल लिए। ना घर ना कोई ठिकाना। कश्मीर के बकरवाल कबीले ने भी बकरियों के साथ वादी नीलम का रुख कर लिया। गर्मियों के 3 माह सर्द मौसम में गुजारेंगे। अच्छा जी, तो चक्कर ये है कि नई हुकूमत आ चुकी है और जाहिर है कि उसके अंदर पाकिस्तान को अभी शदीद मौशी बहरान का सामना है और आलमी मालियाती फ़ंड के प्रोग्राम की वाज़ेह सूरत हाल सामने न होने की वजह से मईशत गैर यकीनी सूरत हाल के से दो चार है, जिसका तस्करा हमने शुरू में भी किया था कि कई फैक्टर्स होते हैं। कई लोग जो हैं इसको लिंक कर रहे हैं कि वो चक्कर ये था कि कोविड के बाद जब स्टॉक मार्केट्स ऊपर गई तो उसकी रीज़न थी बेसिकली ये है कि वो इंटरेस्ट रेट ज़ीरो पे, कई लेवरेज, कैश फ्लो बहुत ज़्यादा था, लोगों को बआसानी अवेलेबल था, तो जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो भी ऊपर गई। लेकिन ये लग रहा था कि जिस तरीके से ऊपर जा रही हैं, जिस तरह से इनका सर्ज है, तो ये करेक्शन इनकी होगी। लेकिन वो एक अलग मामला है। अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें, अब भारत की मार्केट की मिसाल के तौर पर वो ले लें कि वो 63,000 तक गई थी, लेकिन अब वहां पर भी वो 53 पे आई है। लेकिन वजह यह है कि वहां पर होते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स। यहाँ पर मसला ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इस वक्त कोई इतनी सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर डोमेस्टिक बड़े प्लेयर्स होते हैं जो कि अपना काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक तो इनडिसाइसिवनेस है, एक मतलब हेडलेस चिकन की तरह हमारे जो मईशत इधर उधर घूम रही है। फिर जो हमारे इस वक्त अगर आपको ये भी कहा जा रहा है कि भाई मिफ्ता इस्माइल साहब वजीर खजाना है, लेकिन आपके इल्म में है कि इसहाक डार साहब वहाँ बैठ के डिफेक्टो अपना किरदार अदा कर रहे हैं।
तो ये बड़ी कंफ्यूजन है और दोनों के बयानात जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। अच्छा, इसके अलावा जो हम स्पेसिफिकली बात करने जा रहे हैं कि जी कल हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है वो किस तरीके से वो क्रैश किए। आज तो खैर इट्स बेटर, लेकिन कल भी हमने देखा कि रुपए की कदर कीमत में मुसलसल कमी होती जा रही है। और अभी जब हम अब से बात भी कर रहे हैं तो जो डॉलर है वो जनाब 42 पैसे महंगा हुआ और उसके बाद अब ये 188.95 इस पे ट्रेड करा इंटर बैंक में। तो आपको ओपन में 189 में फरोख्त हो रहा है, ये बताना फॉरेक्स डीलर्स का मतलब बिल्कुल जी। तो ये क्या हो रहा है मतलब समझ में नहीं आ रहा ना, बड़ी अनसर्टेन किस्म की सिचुएशन है। कल हमने जो स्टॉक मार्केट की सूरत हाल देखे थे और आज जो है वो आपके सामने हैं। तो जो दावे किए गए थे वो आपको याद, इफ यू रिमेंबर जब मिफ्ता इस्माइल साहब आए थे जो कि वजीर खजाना है, तो उन्होंने कहा था कि हालात इतने अच्छे हो जाएंगे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को चाहिए कि वो इन्वेस्ट करें। क्या कहा था, आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान को एक इनसाइड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट बढ़ने लगी है, जिसको इन्वेस्ट करना है कर लो। पाकिस्तान को एक इनसाइड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट बढ़ने लगी है, जिसको इन्वेस्ट करना है कर लो। हाँ जी, ये मशवरे भी क्या वो दे सकते हैं, ये भी एक बड़ी एक मुनफरिद सी बात है। तो अब सिचुएशन ये है कि अब किसी के कंट्रोल में कुछ नहीं है और अब ये है कि वो कहते हैं कि साढ़े ना रहना, अपने आप खुद ही ख्याल रखें। तो मुजम्मिल असलम साहब जो कि वजारत ख़जाना के साबिक तर्जुमान है, हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त मौजूद है हमारे खब्बे पास है। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। भाई ये सूरत हाल जो है वो हर गुजरते दिन के साथ गंभीर से गंभीरतर होती जा रही है, आप बताएं कि की करिए। बात ये है कि हमारी स्टॉक मार्केट जो है आप यूँ समझ लें कि 2017 जो है इसने आखिरी दफ़ा जो है कुछ अच्छा देखा था। 2017 में 51-52 हज़ार पॉइंट पर मार्केट चली गई थी और उस वक्त जो है स्टॉक मार्केट उस वक्त भी जो है PMLN के साल था। फिर वो उसके बाद पनामा, वो आपको याद होगा, और पनामा और फिर जो है वहाँ से जो है हमारी मार्केट मुसलसल गिरती रही। PTI के दौर में जो है हमें 43,000 पे मिली, वहाँ से हमने 27,000 देखी। फिर अभी जब गवर्नमेंट देने वाले थे जनवरी से पहले हमने 46-47,000 भी देखी। तो ये हमने ये देखा कि पिछले 2 सालों में खास तौर पे आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि कोविड के बाद मार्केट में बड़ी तेजी हुई, लेकिन फिर भी जो है ये 47,000 पे जाके फुस हो जाती थी। अच्छा, हमारी मार्केट इस वक्त सस्ती तरीन मार्केट है, इस वक्त शायद रीजन की भी सस्ती तरीन मार्केट है और दुनिया की भी सस्ती तरीन मार्केट है। लेकिन इस प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से ये मार्केट में जो है लोग इन्वेस्ट जैसे ही करते हैं तो वो नुकसान में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा इन्वेस्टर बेस नहीं बन पा रहा। अभी आपने बड़ी अच्छी बात बोली, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि पाकिस्तान में 2016 यानी कि आज से 6 साल पहले से नेगेटिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है स्टॉक मार्केट में। ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ। 1998 के धमाकों के बाद भी 2 साल के लिए फॉरेनर गायब हुआ था। फिर 9/11 के बाद भी 2 साल 2008-9 में आपको याद होगा मार्केट फ्रीज कर दी थी, बंद कर दी थी। लोग कहते थे फॉरेनर कभी नहीं आएगा, उसके भी 1.5 साल बाद आ गया था। लेकिन ये 2016 के बाद से पाकिस्तान में फॉरेनर ने रुख ही नहीं किया पाकिस्तान का। फिर पिछले साल आपको याद होगा कि हमें इमर्जिंग मार्केट से भी निकाल दिया। उसका नुकसान ये हुआ कि जब दुनिया में मार्केट गिरती है तो अगर ये सारे प्लेयर्स एक्टिव होते हैं तो वो सस्ती होती है ना, तो वो चीजें खरीदते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में मार्केट स्टेबलाइजर कोई नहीं है। आज से 20 साल पहले जब मार्केट्स गिरती थी तो हुकूमती इदारे आ जाते थे खरीदारी करने के लिए, बड़े बड़े जैसे NIT आ जाती थी, नेशनल बैंक आ जाती थी, ये इदारे आ जाते थे, फॉरेनर आ जाता था, म्यूचुअल फंड आ जाता था। अब सिर्फ जो है ना ये इंडिविजुअल्स की मार्केट रह गई है, इदारे भी बड़ा कम काम करते हैं। तो इस पे बहुत रिफॉर्म करने की जरूरत है और लोगों का ट्रस्ट बहाल करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे कैसे कर सकते? देखिए इतनी अनसर्टेनिटी है कि वो लोग जो चाहते भी इन्वेस्ट करना वो नहीं कर सकते इन्वेस्ट। उनको समझ में नहीं आ रही कि भाई कब इन्वेस्ट करें, और लोगों को ये भी डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर की जमा पूंजी एक ऐसा सख्त टाइम चल रहा है हम इन्वेस्ट करें तो हमारी वो सारी कमाई डूब जाए। ऐसा ही है। और अभी जो पिछले 6-7 महीनों में हुआ है और ख़ास तौर पे कोरोना के बाद जो है शेयर्स की कॉम्पोजिशन ही चेंज हो गई थी। अगर आपने देखा हो तो लोग IT कंपनीज लेना शुरू हो गए थे और फैशन चेंज हो गया था जिसे कहते हैं। तो वो जो है आज अगर किसी ने 1 साल पहले शेयर लिए थे इस तरह के और दूसरे कंपनीज के, तो अगर किसी ने 100 रुपए डाले थे तो आज वो 30-40 रुपए रह गए सिर्फ। तो लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। तो थोड़ी सी
हमारी मार्केट जो है स्पेकुलेटिव भी बहुत ज्यादा है, एकदम रिएक्ट करती है चीजों में, क्योंकि वो शैलो है ना, उसमें वो नहीं है, डेप्थ नहीं है, इन्वेस्टर्स डेप्थ नहीं है। तो ये हमें क्रिएट करना होगा। और बड़ी जिसे कहते हैं कि अफसोस होता है देखकर कि 100 अरब डॉलर की मार्केट मैंने ये खुद देख ली थी एक दफा, ये यानी कि इसकी वैल्यू 100 अरब डॉलर थी, अब ये सुने 40 अरब डॉलर से भी नीचे आ गई है, यानी कि 10 साल आप आगे आ गए और 100 से 40 अरब डॉलर की होगी। तो ये बड़ा अफसोस होता है। और इंडिया और इनकी जो मार्केट्स हैं वो 4-4 हज़ार अरब डॉलर की होती है, तो वो दुनिया इतनी आगे निकल चुकी है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ ये कि क्या स्टॉक मार्केट जो है वो आपकी मईशत की एक सही इंडिकेटर होती है कि व्हाटएवर इज हैपनिंग इन योर इकोनॉमी इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द स्टॉक मार्केट? अच्छा, मैं थोड़ा सा इस पे पाकिस्तान के केस पे थोड़ा सा आपको एक बात बता दूं कि 2018 में जो PML की हुकूमत गई थी आखिरी साल, तो जो KC 100 जो 100 बड़ी कंपनियां हैं उसका जो मुनाफा था वो 585 अरब। अच्छा। और उस वक्त इंडेक्स 50,000 से ऊपर भी गया था, आपको जैसे मैंने बताया। अभी जो पिछला साल है हमारी जो 100 बेहतरीन कंपनियां जो है इंडेक्स की, उसका मुनाफा 930 अरब, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी जो स्टॉक एक्सचेंज देख रहा है पिछले 6 महीने से, साल से, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। मतलब इतना ज्यादा कमा रही है स्टॉक मार्केट के हिस्से से और प्रॉफिट आगे डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही है। लेकिन जो सरमायाकार है वो, क्योंकि स्टॉक मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होती है, तो आने वाले दिनों को अच्छा नहीं देख रहा, वो समझ रहा है कि ये अभी आई है, आगे जाके ये नहीं आएगी, क्योंकि मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, सियासी हालात, डॉलर वगैरह जो आप बात कर रहे हैं, तो उस वजह से उसको वैल्यू नहीं कर रहा। इस वजह से आपने भी गौर किया होगा, मैंने एक वर्ड बोला था, सस्ती तरीन मार्केट है, यानी कि कमा बहुत रही है लेकिन उसको आप उसकी कीमत नहीं दे रहे जो कमाने के हिसाब से उसकी होनी चाहिए। और उसकी कीमत क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि जो है सरमायाकार गायब है मार्केट से। गायब है। चंद सरमायाकार हैं जो वो पहले जो हर वक्त काम करते रहते हैं, जिनके लिए नशा है स्टॉक मार्केट। लेकिन जो एक क्वालिटी इन्वेस्टर फॉरेनर की शक्ल में, इंस्टीट्यूशन की शक्ल में नया पैसा नहीं आ रहा है स्टॉक मार्केट, जिसकी वजह से सस्ती तरीन मार्केट है। तो अब लोग सारे जो है आगे देख रहे हैं कि ये अगर कहीं खुदा ना खास्ता ये जो गवर्नमेंट जो है अपने मतलब जो उन्होंने आगे जो उनके कमिटमेंट्स हैं उसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज भी अपनी आ रहा फ्रेंडली कंट्रीज से, और कोई ऐसी चीज ना हो जाए। अब महंगाई दुनिया में फट रही है, तो अभी डीजल पेट्रोल वगैरह अगर बढ़ाया तो कहीं महंगाई है ना। असल में स्टॉक मार्केट भर में तो सुबह देख रही थी अमेरिका में भी कि वो किस तरह से उनके मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उसमें भी देख रहे थे कि रिपब्लिकन्स जो है वो एक बार फिर से जो जिस तरीके से जो उनकी शोहरत थी वो वापस हासिल कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि बाइडेन को बड़ी शिकस्त हो रही है, और रीजन यही है कि महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। और एक चीज भी है ना मुजम्मिल साहब, कि आप भी इस चीज समझते हैं कि जब आपकी हुकूमत 2 या 3 वोटों पर खड़ी हो और ऐसे एक लिस्ट हो कोalition पार्टनर्स की, तो आपको लगता है कि जो मईशत की बहाली के लिए बड़े सख्त डिसीजन इस वक्त लेने पड़ेंगे, तो वो लेने की पोजीशन में भी नहीं है, क्योंकि बाकी उनके इत्तेहादी भी उनको सपोर्ट नहीं करेंगे जो सिचुएशन है। वही पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। दूसरा, एक शरह सूद जो है ना वो हमेशा एंटी चलती है स्टॉक मार्केट के। अगर शरह सूद बढ़ती है ना तो स्टॉक मार्केट गिरती है। तो अभी शरह सूद जो है हमारी 15% पे आ गई है, आज से ठीक 1 साल पहले इसी वक्त 7%, यानी कि दुगनी से भी ज्यादा बढ़ गई है। तो अब एक सरमायाकार है जिसका 1 लाख रुपए है, उसके 2 चॉइस है, स्टॉक मार्केट में पैसे रख ले या इधर रख ले। अगर इधर रखता है तो उसको 1 लाख पे 15,000 गारंटेड मिल रहे हैं 15% के हिसाब से। स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं है, उल्टा हो सकता है 20% गिर जाए, 10% गिर जाए। तो फिर सरमायाकार की रिस्क अवर्जन एक वर्ड होता है, वो रिस्क अवर्स हो जाता है। जो अभी मदिया ने बात की कि अमेरिका वगैरह में भी मार्केट्स गिर रही हैं, वहां पे इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं कि शरह सूद और आने वाले दिनों में बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। डीजल की कीमत वहाँ भी $6.5 हो गई है, जो $3.5 पे मिलता था। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और जो एक और चीज जो आपके लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगा जो देखते हैं, जेट फ्यूल जो जहाजों में इस्तेमाल होता है, उसकी कीमत में जिस दिन से वो यूक्रेन वॉर हुई है 137% इजाफा हो गया। तो यानी कि हवाई सफर भी आगे जाके बहुत महंगे हो जाएंगे, क्योंकि ये मुजम्मिल भाई जेट फ्यूल तो नहीं, बाइक फ्यूल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बड़ा वो मसला कर देता है। बाकी कभी कभार ही जेट पे दैट इज वेरी कंसर्निंग।
अल्लाह के शुक्र अदा करें कि आपके बाइक फ्यूल डीजल नहीं है। हाँ। अगर डीजल होता तो वो 80 रुपए लीटर 90 रुपए लीटर की बातें हो रही है। ओए होए। ये नॉर्मल पेट्रोल है, ये 25-30 रुपए की है। और अल्लाह करे ये हुकूमत जो है अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ा रही है तो ये बाइक वाले, जो हमारा भी इरादा था, एक स्कीम बना रहे थे थोड़ा सा कि उनको जो है बाइक्स वाले और उनको जो है सस्ता ही मिले, बाकी जिनके गाड़ियां हैं वो थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले। चलें, उनको बर्दाश्त करना चलें। पड़ेगा। बहुत Thank you शुक्रिया जी। आपका। मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद है। और लेकिन इस बार भाई मसला ये है कि न जाने क्या हो गया है भाई। मतलब एक तो ये है कि आपकी कुव्वत खरीद वहीं की वहीं के, मतलब जो तनख्वाह आज से 3-4 साल पहले थी वो वहीं पे है। ज़ाहिर है मौशी हालात कुछ ऐसे हैं और उसकी जो मतलब उसका अगर आप क्या वैल्यू देखें तो वो आधी से भी कम हो गई है। देखें आपकी तनख्वाहें बढ़ नहीं रही, लोगों के पास रोजगार है नहीं, आपके पास ऑप्शन मौजूद नहीं है। घर चलाने के लिए आपको ये भी नहीं पता कि आपने घर चलाना कैसे। अच्छा। आप अशिया खुरनोश की बात कर लें, आटा हर घर की जरूरत है, 90 रुपए किलो आटा फरोख्त हो रहा है। आप चले, मैं मुर्गी की अगर बात करूं तो 650 से 700 रुपए, गाय का गोश्त वो भी 1000 से ऊपर, मटन की अगर आप बात करें वो भी उससे ऊपर। चले हम ये नहीं पकाते, हम उसको लग्जरी आइटम्स कंसीडर कर लेते हैं, हम नहीं पकाते मुर्गी, हम नहीं पकाते गाय का गोश्त, नहीं पकाते मटन, लेकिन आपने दाल तो खानी है, प्याज 100 रुपए दाल किलो, खानी है, टमाटर 100 रुपए किलो, मैं मुझे खुद बताएं। खरीद के लाया हूं। मुझे इतना बताएं मदिया कि जब आप ये बात करते हैं इसकी अंडों की, यार मुझे एक बात बताएं कि सबसे ज्यादा बच्चों को आप देते हैं कि चलो जी बच्चों में प्रोटीन थोड़ी सी इंटेक हो जाएगी, अंडे खा लेंगे। गर्मियों में अंडे जो हैं वो 170 रुपए दर्जन, 180 से 90 पहुंच गए थे, अभी 170 पे 160 पे मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ रेट्स हैं। जो बड़े बड़े सुपर मार्ट्स हैं वहां पर 200 से भी ऊपर मिल रहे हैं गर्मियों में। आप सोचें सर्दियों में इनका क्या हाल होगा। तो ये अच्छा माह रमजान में एक और चीज मदिया, मैं थोड़ा सा इसमें आप ये देखें कि आपको पता है कि वो रमजान पैकेजेस बनते थे, रमजान पैकेजेस बनाते थे ना कि वो 1500-2000 में आपने किसी को अगर देना हो राशन वगैरह, उसमें पहले आ जाता था 2.5 किलो का डब्बा। अब उस पैकेट में क्या डालना पड़ता है आपको? 1 किलो का घी का पैकेट, दैट्स इट, या आधा किलो घी का पैकेट। थैंक यू, आपने मुझे याद करा दिया। घी की बात हुई तो आम कुकिंग ऑयल जो है ना, जो पहले आपको बड़े आराम से पिछले साल के अगर में बात करें तो 5 किलो का आपको मिल जाता, क्या अब मिल जाता लीटर का जो मिल जाता था, ठीक है, वो अब आपको उतनी ही प्राइस में सिर्फ और सिर्फ 2, आप उसको लीटर उसको किलो बोलते हैं। बिल्कुल जी। और एक और चक्कर भी है कि जो एक तो अगर आप 5 लीटर का लेंगे तो वो 2500 से 3000, और उसके अंदर भी ये क्या है कि थोड़ी सी डंडी ये कि होता ही है कि मैं एक जगह रेट देख रहा था तो वहां पर जो एक के जिसके रेट 2500 थे तो वो जाके देखा वो 4.5 लीटर था। आप मुझे ये बताएं, आपको याद होगा पिछले साल रमजान से पहले मैं यूटिलिटी स्टोर भी गई थी और मैंने देखा था कि जी 5000 में हम लोग क्या चीजें खरीद सकते हैं। अब लेके जाते हैं ना, कुछ नहीं, दरवाजे से ही वापस करते हैं। आप कितनी बंदे की एवरेज तनख्वाह होगी? 25, ठीक है। और आप अभी की आप बात करें, आप मुझे बताएं 500 रुपए में क्या आपके घर का एक वक्त का खाना बन सकता है? क्या आप दाल बना सकते हैं? क्या आप कोई सब्जी बना सकते हैं? टमाटर देखें, ये टमाटर और ये जिस प्याज की हम बात कर रहे हैं ना, ये साथ में डलने वाली चीजें, इनकी ये वो सब्जी नहीं है जिसपे सालन तैयार होगा, वो अलहदा है। वो अगर आप टिंडे देख लेंगे, आप बैंगन देख लेंगे, आप भिंडी देख लेंगे, 1200 रुपए यार, गर्मियों में कितनी जरूरत होती है आपको इसकी। वो चले आप वो भी छोड़ दें, अब शिकंजी बनाना ना एक लग्जरी है, वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, नॉट एवरी पर्सन कैन अफोर्ड इट। लेकिन आप ये बताएं हालात कहाँ जाके रुकेंगे? इतनी महंगाई होती चली जा रही है, आम आवाम क्या करेगी? फिर वही होगा जो हम देख रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारे पास नौकरी नहीं है, जिनके पास नौकरी भी है वो कह रहे हैं हम अपना कुनबा नहीं चला सकते, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। ये कहाँ सिलसिला रुकेगा? यहाँ पे देखने की जरूरत है कि महंगाई को कहाँ पर कंट्रोल करना पड़ेगा। वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए सब्सिडी को अनाउंस करना पड़ेगा। अभी पिछले दिनों ईद से कुछ दिन पहले हमने एक वो बात की थी रमजान से पहले कि एक खातून जो है वो अपने 3 बच्चों के साथ, जिसमें एक 6 महीने का, एक 6 साल का, एक 4 साल का, उनके साथ वो कूद गई नेटी जेटी के पुल से। वो तो किस्मत अच्छी थी कि वहाँ पर एक वो रेस्क्यू वर्कर्स और वो लड़के बैठे हुए थे और उन्होंने आके उनकी जान बचाई। पता ये चला कि ईद पे दिलाने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए कुछ नहीं था, शौहर बीमार था। और बाकी ये है कि ये जो रेट लिस्ट है ना, इस रेट लिस्ट का मुझे समझ नहीं आता कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि इसको आग लगानी है, इसको क्या करना है। खुदारा जो कमिश्नर्स हमें देख रहे हैं अपने अपने शहरों में निकलें, देखें कि क्या नाजायज मुनाफाखोरी उरूज पे, नाजायज मुनाफाखोरी की जा रही है। बाहर रेट लिस्ट जो आवेज़ है उसको कोई देखता भी नहीं है, लोगों को भी नहीं पता, और हर कोई मन माने जो भी इसका दिल करता है। आप सब्जी वाले को देख लें, आप फ्रूट वाले को देख लें, हर कोई अपनी ही पसंद के रेट्स वसूल कर रहा है, लोग खरीदने पर मजबूर हैं। कहीं ऐसा ना हो खुदारा भी निकलें और इन रेट्स की जो है इसमें अभी से कंट्रोल हासिल करें कि, और मुझे लगता है कि वो नौबत ना आ जाए कि लोग फाकों पर आ जाएं। मेरी बात सुने, बाकी देखें, आटा आप नहीं छोड़ सकते, मजबूरी है,
ठीक है, बाकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, लेकिन खुदारा ये जो मुर्गी का गोश्त है या ये जो बकरे का गोश्त है या ये जो इस तरीके से किसी हद तक इनको बॉयकॉट करें, एक दिन आप करके देखें ना, इनको लग समझ जानी है। दूध का लोग, आप दूध देखे कितना महंगा, वो देखे ना, वो गुर्बत दरमियान में याद है मदिया, आपको याद है वो जब लंपी डिजीज वाला मामला आया था तो उस वक्त 50-50 लीटर में आवाजें दे दे के बुलाते थे, लेकिन ये कि अल्लाह रहम करे जी, सब एक ही जैसे मसाइल से दो चार हैं, बस ये है कि किसी की सैलरी कम है, किसी की ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह ताला सबके हाथ अल्लाह हम सब पर रहम करे। अच्छा जी, अभी आपको एक और हम खबर देते चले कि लाहौर में साबिक डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान की नमाज जनाजा अब से थोड़ी देर पहले अदा की गई और नमाज जनाजा मौलाना तारिक जमील साहब ने पढ़वाई। उनकी नमाज जनाजा जौहर टाउन में अदा की गई और नमाज जनाजा जौहर टाउन A ब्लॉक के पार्क में अदा की गई, जिसमें उनके रिश्तेदारों, मौजूदा और साबिक सरकारी अफसरों और ब्यूरोक्रेट्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अच्छा जी, तो ये डायरेक्टर रह चुके हैं साबिक FIA के और नवाज शरीफ और उनके फैमिली के ख़िलाफ़ केसेस बनाने में और उनको परस्यूट करने में इनका बड़ा अहम किरदार था। फवाद चौधरी साहब ने भी इनकी खदमात को सराहते हुए ट्वीट भी किया था और ज़ाहिर है कि अब वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं। तो अब क्या है? बिल्कुल जी, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वेरी ओन पावर पफ गर्ल्स, जिनका ताल्लुक है लियारी से। वैसे जब हम लियारी की बात करते हैं ना, तो देयर वाज अ टाइम जब लियारी का नाम सुनते ही लोगों में खौफ आ जाता था, लेकिन अब एक ऐसा टाइम है जब हम लियारी से देख रहे हैं कि एक तो वहाँ पे एजुकेशन पे इतना काम हो रहा है और बच्चियां बढ़ चढ़ के एजुकेशन में काम कर रही हैं, म्यूजिक में इतना काम हो रहा है, म्यूजिक है, उसके बाद फुटबॉल हमने देखा, उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि जी बॉक्सिंग। और देयर वाज अ टाइम, अगर पुरानी पहचान देखा जाए तो स्पोर्ट्स ही थी ना। आप ये देखिए ब्राजील की शर्ट्स आपको नजर आती थी जब भी वर्ल्ड कप होता था, देयर वर सो मेनी फैंस। आप ये देखिए, ये नेचुरल पूल ऑफ टैलेंट है कि वहाँ पर पहले भी था, फिर दरमियान में वो एक बेअमनी का एक दौर आया, उसके बाद फिर दोबारा से। आप ये वो याद नहीं आपको, वो जब हम उन फिल्म्स जो बन रही होती थी, डॉक्यूमेंट्रीज जो बन रही होती थी, वहाँ पर एक क्लब है, फिर साइकिलिंग वगैरह जो वहाँ पर हो रही होती है। भाई मैं आज से 3 साल पहले मैं गई लियारी में, बच्चियों का एक बॉक्सिंग क्लब था। मुझे नहीं मालूम था कि लियारी में छोटी छोटी बच्चियों, बल्कि 3 क्या, मैं आज से 5 साल पहले मुझे नहीं आइडिया था कि लियारी में बच्चियों में बॉक्सिंग का जो जुनून है वो इस कदर सर चढ़ के बोला है। छोटी छोटी बच्चियां क्लब में इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग कर रही होती थी कि आज हम देख रहे हैं कि यही लियारी की बच्चियां, इन्हीं बॉक्सिंग क्लब्स की जो बच्चियां हैं वो आगे जाके हमारा नाम रोशन कर रही हैं। और आज तो जो हमारे साथ मौजूद हैं, महरीन हमारे साथ मौजूद है बलोच और मारिया रिंद, ये नेशनल चैम्पियंस भी हैं और बड़ी बड़ी जनाब ये अपनी बेल्ट्स लेकर आई हुई, जिनको तो हम नहीं उठा पा रहे इस वजन के साथ। और ये हमारी जो शहजादियां हैं ये अपने साथ स्टूडियो में लेकर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम महरीन, अस्सलाम वालेकुम मारियन, वेलकम टू बाखबर सवेरा। अच्छा जी, एक compete कर रही हैं लाइट वेट में और एक फेदर वेट में, ऐसा ही है जी। तो ये बताएं कि ये चले बॉक्सिंग हो गई, क्रिकेट हो गई, देयर आर सो मेनी थिंग्स, लेकिन ये बॉक्सिंग कैसे चुना और इसमें आपका फेवरेट कौन था इंस्पिरेशन जिसकी वजह से आप बॉक्सिंग में आई? यू स्टार्ट फर्स्ट। मेरा जो है फेवरेट जो है ना मोहम्मद अली। मैं रोज़ाना उनका जो है ना न्यूज़पेपर में आते थे वो मैं पढ़ती थी। तो मैंने सोचा था कि मैं खेलूं, लेकिन मेरे घर वाले मना करते थे इस चीज़ से कि लड़की लग जाएगी ये वो, यही मसला था। तो मैंने जो है ना अच्छा घर वाले मना करते हैं, वो मुक्के मारते हैं, ओढ़ के आती है। मैं आपको बताऊं अभी वैसे लगाने हैं तो लगा लो, मत एतराज नहीं। अच्छा घर वालों ने मुखालिफत की, लोगों ने कहा नहीं मारिया बेटे क्या कर रही हो, लड़की जा तो कोई नाक पे पता था है? मैं बॉक्सिंग खेल रही हूँ। तब मेरा इंटरव्यू हुआ ARY न्यूज़ से, मारिया नाम का है, मारी मेमन जी, उन्होंने इंटरव्यू लिया। तो उस टाइम घर वालों को पता चला, उन्होंने देखा तो सबने बहुत एतराज़ किया, लेकिन अम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि ये कर पाएगी मेरी बेटी। तो
आज यहाँ तक पहुँची हूँ तो अम्मी की वजह से ही पहुँची हूँ, उसी ने मुझे कोई बहुत तो घर में मारिया होगा ना कि घर में। अच्छा मुझे आप बताओ महरीन, आपको कैसे शौक हुआ और आपकी स्टोरी भी ऐसी थी, आपके घर वाले आराम से मान गए थे? नहीं मेरा कुछ ऐसा नहीं था। मैं तो बोलूँ कि मुझे नहीं पता कि बॉक्सिंग है क्या, मुझे उस टाइम नहीं पता था जी। 1700 में क्रिकेट खेलती थी, उसके बाद मैंने फेंसिंग गेम खेला है। तो उसके बाद जब हमारे इलाके में लियारी में जब कहा कि गर्ल्स के हवाले से भी बॉक्सिंग स्टार्ट है, पहले तो बॉयज़ करते थे, जिसके आप जानते हैं कि लियारी में बॉक्सिंग फुटबॉल कितना वो मशहूर है। तो इस तरह से गर्ल्स के हवाले से जब मैंने देखा गर्ल्स ट्रेनिंग कर रही, तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया कि बॉक्सिंग करके देखते हैं है क्या। मुझे नहीं पता बॉक्सिंग है क्या, मैंने मजाक में स्टार्ट किया था, शायद ऐसा ही कुछ कह सकते हैं। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आई तब मुझे पता चला कि लोग मुझे टॉर्चर करने लगे, ठीक है, कि नहीं तुम नहीं कर सकती है, ये बस तुम्हारा शौक है ना कि बॉक्सिंग एक चले एक तो वैसे है कि क्रिकेट खेल लिया उसमें आपको लगने के चांसेस नहीं होते। ये एक ऐसी चीज है, ये कांटेक्ट स्पोर्ट्स में आता है और जाहिर है कि बड़ा फिजिकल स्पोर्ट है, इसमें मुक्के मुंह पे भी लगते हैं इधर उधर, और लड़कियों के लिए ये चीज बड़ी ज्यादा होती है क्योंकि वो दूर रहती हैं इससे। तो कौन सी ऐसी चीज थी जो आपने देखा कि नहीं यार मुझे ऐसे मुक्के बरसाने भी और खाने भी है, ये कैसे सोचा? ये मैंने देखा जब मैं इस फील्ड में आई ना, तब मैंने स्टार्ट किया कि मैं जब जो चीज़ मैं कर रही हूँ उसे देखूँ भी, जानूँ भी, तो है क्या वो। तो तब मैंने पहले तो जैसे आप जानते हैं कि हमारे बादशाह कहते हैं जिसको मोहम्मद अली जी ना, ठीक है जी, उनको मैंने देखा। उसके बाद जी बिल्कुल मोहम्मद अली को मैंने देखा। उसके बाद प्रिंस वसीम को, जिस तरह से वो खेलते हैं जी जी, उनको मैंने देखा। मैंने कहा मैंने इनके साथ फुटवर्क की तरह कुर्ती की तरह मैंने खेलना है, क्योंकि गर्ल्स में तो इतना नहीं कर सकते। पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान की बात करें, फिर इस तरह से मैंने स्टार्ट किया। हमीद तो वो जाने जाते थे बड़े कॉकी किस्म के बॉक्सर के, उन्होंने हाथ भी नीचे रखने, बिल्कुल बिल्कुल उनका स्टाइल जो था, उनका स्पीड था मुझे बहुत ज़्यादा ही जी, इस तरह से। तो इस तरह से मैंने स्टार्ट किया अपना बॉक्सिंग। घर के हवाले से बात करूं तो मेरे जो भाई हैं मुझे सपोर्ट नहीं करते थे। अच्छा। जी बिल्कुल, मेरे अम्मी अबू जो वो मुझे सपोर्ट करते कि नहीं बेटा आप करो, हम आपके पीछे खड़े हैं। तो इस तरह से भाई बात नहीं करते थे मुझसे। बॉक्सिंग मैच तो नहीं किया कभी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं आई फर्स्ट नेशनल जब मैंने खेला तो भाई को शायद एहसास हुआ, जब लोग तारीफ करने लगे हैं कि आपकी बहन अच्छा खेलती है, इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वो भाई जो मेरे साथ खड़े होते हैं। और महरीन मैं आप दोनों को देख रही हूँ, आप लोगों की एज में लड़कियां अगर हम स्पेसिफिकली देखा जाए तो या तो वो किताबों की नजर हो जाती हैं, वो मेकअप की नजर जो हो जाती है, उनको होता है हमने उनको होता है कि अच्छा पता नहीं अगर हमने जाना भी है तो हमने टीचिंग में जाना है, हमने डॉक्टर बनना है, या हमने कुछ भी ऐसी चीज़। लेकिन स्पोर्ट्स में ना लड़कियां कम सोचते रहे, ऐसे स्पोर्ट्स में जिसमें आपको ये डर हो कि जिसमें आपके जो पर्सनालिटी का सबसे ज़बरदस्त हिस्सा आपका फेस, उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो ये आपको कहीं नहीं हुआ कि जिस स्पोर्ट्स का हम इंतखाब करने जा रहे हैं, जो हमारा जुनून बन रहा है, उससे हमें हमारी पर्सनालिटी मुतासर हो सकती है, हमारा फेस मुतासर हो सकता है? नहीं, ये मुझे एक यूनिक लगता है, जैसे कि अलग चीज़ लगता है। अब जैसे कि ये तो बहुत मशहूर है कि लड़कियां डॉक्टर बनते ये वो कर सकते हैं, आजकल तो कर रहे हैं। लेकिन बॉक्सिंग जिसे लोग मर्दाना गेम खेलते हैं, लोग कहते हैं कि लड़कियां वो नहीं कर सकती, इम्पॉसिबल है। तो वो करके दिखाना एक अलग ही बात है, जेंडर बायसेस खत्म की। ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा अब तो ये है ना कि स्पोर्ट्स में थिंग्स आर चेंजिंग। मतलब लैला अली की मिसाल ले ले, मोहम्मद अली की बेटी जो थी, शी इज अ लेजेंडरी बॉक्सर हरसेल्फ, अनडिफीटेड रही। तो ये मुझे बताओ कि इसके अंदर स्टाइल कौन सा है बॉक्सिंग का? मतलब एक होता है ना कि वो स्वार्मर्स होते हैं, दूसरे होते हैं काउंटर पंचर्स होते हैं, ऑर्थोडॉक्स होते हैं। स्टाइल कौन सा है बॉक्सिंग का? इसमें तो काउंटर भी है, इन आउट भी है, सब है। आपका स्टाइल कौन सा है? मैं तो सब खेलती हूँ, हर स्टाइल में खेलती हूँ मैं, ऑलराउंडर। अच्छा तो आप सब लोग को ऑलराउंडर ही बनाया जाता है या किसी स्पेसिफिक स्टाइल में? नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर चीज जो लोग अटैक बेस करते हैं उनका काउंटर बेस नहीं होता। उनका काउंटर नहीं होता, जो काउंटर बेस करते हैं उनका अटैक नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों ने एक साथ ट्रेनिंग स्टार्ट किए और हमारा गेम भी सेम मैच करता है, क्योंकि हमारे जो कोच हैं वो आर्मी के एक्स रिटायर्ड कोच हैं, वो इंटरनेशनल बॉक्सर भी रह चुके हैं। तो उनका जो स्टाइल था ना, हम उनको कॉपी करते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। तो वो ऑलराउंडर है, हर चीज़ कहते हैं। अगर उनको अटैक पे जाओ तब भी आप मार खाते हो, अगर पीछे जाओ तब भी आप मार खाते हो। तो हमारा गेम भी कुछ इस तरह से, हम ऑलराउंडर, अटैक भी खेलते हैं और काउंटर भी खेलते हैं। तो अच्छा, इस वक्त दुनिया में जो बॉक्सर्स इस वक्त कम्पीट कर रहे हैं, उनमें आप दोनों के फेवरेट कौन कौन है? इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो पाकिस्तान के भी बता दें। इंटरनेशनल अगर मैं फॉलो करती हूँ तो वो है मैवेदर भी है, वो हीटर बॉक्सर है जी बिल्कुल। लेकिन फॉलो करते हैं, उनका गेम है जिस तरह से। मैं तो अब तक भी प्रिंस को ही फॉलो कर रही हूँ। क्या बात है। अच्छा मुझे बताएं, आगे आप लोगों को कोई आ रही है कि मुल्क से बाहर, अभी मुल्क में आप ज़्यादा करें, फिर आप लोग प्लान करें बाहर जाने का भी? जी अब मैं वहीं से आई हूँ, जॉर्डन से। अभी जॉर्डन से ताल्लुक था ना नसीम? हाँ, तो मुझे बताएं कि फिर आप जॉर्डन में क्या कारनामा सर अंजाम देकर आई, बता दें।
वहाँ पे मैंने तो पूरी कोशिश की, लेकिन जो है ना क्वार्टर कोई फाइनल बात- में हारी। हार जीत का गेम में कोई बस बात नहीं है। उस्ताद ने बस मुझे यही कहा है कि हारो मसला नहीं, लेकिन वो परफॉर्मेंस दो जो मैं आपको ट्रेनिंग देती हूँ। चले गए, हमारी तो जीत बड़ी गई। बात नहीं, तो है। हमारी सीखने का बच्ची वहाँ पर चली गई। डिफरेंस क्या लगा कि चलो ठीक है, देखो जो बॉक्सिंग का जो कैंप लगता है ना उसके अंदर कई चीजें होती है। 8 से 12 हफ्ते का कैंप होता है, फिर न्यूट्रिशन भी होती है, एंड्योरेंस भी होती है, स्टेमिना, ये सारी चीजें मैटर करती है। उन लड़कियों में जिससे आपको शिकस्त हुई, वहाँ से सीखने का क्या मौका मिला कि उसमें वहाँ क्या पे चीज़ जब मैं बेहतर? हार गई थी तो जैसे यहाँ पे हारती हूँ कि नहीं बस नहीं करूँगी ये वो, जब मैं वहाँ पे हारी तो उसके बाद भी मैंने सब लड़कियों से स्पायरिंग किया, उज़्बेकिस्तान की लड़कियों से, कजाकिस्तान के, सबके साथ खेला कि हाँ ये इनके साथ मैं खेल सकती हूँ, लेकिन हम हिम्मत नहीं आ रही कि मैं कर Very सकती good. हूँ। अच्छा मुझे बताओ, देखो जो बॉक्सिंग सिर्फ ये नहीं कि आपने अपनी पूरी दिल जान से आपने जुट है, इसमें आपकी प्रॉपर केयर होती है, आपकी डाइट होती है प्रॉपर, Diet, जितनी आपने nutrition. कसरत करनी होती है, जितनी आपने एक्सरसाइज करनी Weight होती है, cutting जितना होती है। आपने वर्कआउट करना होता है, उतनी हमने अपनी डाइट पे भी खास ख्याल रखना होता है। तो वो फिर आप कैसे मैनेज करते थे? वो आप करते थे, आपका क्लब मैनेज करता था, या आपका घर वाले आपके लिए मैनेज करते थे? उसके लिए पैसे तो चाहिए होते हैं। वो तो हम खुद ही करते हैं, आप घर खुद ही से करते हैं? जी। अच्छा, अगर हम ये भी कह सकते हैं कि हम डाइट प्लान पे ख्याल रखते ही नहीं हैं। जैसे कि हम लहरी से हमारा ताल्लुक है और आपको पता है कि लहरी के वहाँ लहरी के लोग कैसे हैं, तो हमारा जो है वो फोकस वो ट्रेनिंग पे होता है। हम तो डाइट मतलब वो नहीं कर सकते हैं ना, तो इस तरह से हमारा होता है पूरा कि हम ट्रेनिंग पे फोकस करें। डाइट का अगर ख्याल रखें, आपको हालात पता है क्या है क्या नहीं है, तो नहीं मेहनत पे है मैं तो बस सोच ट्रेनिंग डाइट- करते हैं, कभी कभार खाना भी नहीं खाते, बस ट्रेनिंग करें। लेकिन इससे एक चीज, होता है। लेकिन वो बहुत चीज जरूरी जरूरी है ना, है, क्योंकि हाँ। अब जब आपकी बाउट्स कितने राउंड्स की होती हैं? 8 की, 3 4 राउंड की? नहीं 3 राउंड है। 3 राउंड की ना, जी, तो मैच फिर है लेकिन box अब से। बड़ी बाउट्स में जब आप जाओगे ना तो वहाँ पर स्टेमिना वो और तो सिर्फ endurance- गवर्नमेंट को करना चाहिए कि वो हमें सपोर्ट करें। हाँ, वो बहुत तो जरूरी है। हमारा काम है मेहनत करना, उनका काम है क्योंकि कि हमें अभी एक सपोर्ट चीज करना। ये है ना कि अभी देखो आपका 48 केजी में आप compete कर रही हो, आप 57 में, 57 के लिए तो आपको मेरे ख्याल में मजीद खा के उतना वो वेट बराबर करना बिल्कुल पड़ता ऐसा होगा। ही। अगर हम अभी इसी हवाले से अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें ना, तो हम वहाँ जाके कंफ्यूज होते हैं। बिल्कुल। वहाँ पे वो अपनी डाइट का प्लान रखते हैं, जैसे कि ख्याल रखते हैं, वो फुल डाइट प्लान में होते बहुत हैं, और जरूरी उनकी है। हाइट और उनका जो दूसरा बॉडी ये है। है कि जब मैं weight- वहाँ गई थी मैं डर गई थी, मैं इनके सामने इतनी छोटी छोटी बच्ची थी। वजह सब उसकी बड़े ये है बड़े ना, थे। वजह उसकी ये है यही कि ना। देखो आप उस ऑलरेडी उसी वॉक अराउंड वेट पे हो जिस पे आपके मैच होते हैं। बिल्कुल। वो लोग क्या करते हैं कि जिस दिन उनका वेन होता है उस दिन वो बड़ी बड़ी लड़कियां होती हैं, वो वेट कम करके आती हैं वो वे स्केल पे, अगले दिन वो 10 पाउंड बढ़ा लेती हैं, तो वो फिर आपसे बड़ी लगती हैं और बड़ी होती भी हैं। लेकिन वो जैसे उतना मारिया खाते ने उतना बात की। ट्रेनिंग करते हैं, और हम उतना नहीं खाते, उससे ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं। हाँ, ये उतना मतलब। खाते हैं जितनी ट्रेनिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हुकूमत सिंध से हमारी दरख्वास्त है कि ये वो बच्चियाँ जो हमारा नाम रोशन करें, लियारी की बच्चियाँ बॉक्सिंग में मतलब जितना ये कर सकती हैं ये उतना कर रही हैं, लेकिन आपको पता है वसाइल इतने मौजूद नहीं है, तो हुकूमत को चाहिए कि इनको सपोर्ट करें, इनको प्रॉपर डाइटिशियंस मुहैया किया जाए जो इनको प्रॉपर डाइट प्लान्स ना सिर्फ बना जाहिर है के कि बल्कि एक इनको एक फूड चीज़ ये- प्रोवाइड करें, विच इज़ वेरी दूसरा चीज ये है कि उनको प्रॉपरली अब उनकी इंड्योरेंस बढ़ाएं ताकि वो 3 राउंड से ज्यादा, हम क्योंकि अपने उसके बाद मुल्क फिर के लिए हाँ। खेल रहे हैं ना, वो हम उनको चाहिए कि हमें सपोर्ट करें, हम कुछ कर सकते हैं, हमें देखें कि हम कर सकते हैं तो हमें सपोर्ट करें ताकि हम आगे भी खेलें। चलें, बहुत बिल्कुल अच्छी जी, बात ये है। हमारी बच्चियां हमारी शान है, हमारी आन है, और प्लीज़ इनको ज़रूर सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थी और हमारे साथ मौजूद थी मेहरीन। सो प्लीज़ यहाँ एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सिंध हुकूमत से कि खुदारा एक सिर्फ यही हमारी मारिया और मेहरीन नहीं है, हमारे लियारी में बहुत सारे ऐसे बॉक्सिंग क्लब्स हैं जहाँ पर बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ जो बगैर, ना सिर्फ लड़कियाँ बल्कि लड़के भी जो वहाँ पर मौजूद हैं जो बॉक्सिंग क्लब्स में हैं, उनका भी यही इशू है। वो कहते हैं जी हमारे पास इतने वसाइल मौजूद नहीं कि हम अपने डाइट प्लान वैसे रख सकें जैसे इंटरनेशनल बॉक्सिंग जाहिर है आपको याद है वो यूएफसी के जो फाइटर्स यहाँ पर आए थे, यूएफसी के नहीं सॉरी एमएमए के, हाँ। वो लड़के आए थे और वो सामान उठाते थे, और लियारी से तो उनका ताल्लुक नहीं था, लेकिन उससे हटके वो उनको भी सरपरस्ती की जरूरत थी, सब्जी मंडी में काम करते थे लेकिन साथ में ये कर रहे थे। अच्छा जी, आपके पास एक ब्रेकिंग है। बिल्कुल जी, मेरे पास ब्रेकिंग ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है और अपनी ट्वीट में लिखते हैं कि इस वक्त अमनी तौर पर मुल्क में कोई हुकूमत नज़र नहीं आ रही, हुकूमत का मुआशी टीम का प्लान 7 पर्दों में छुपा हुआ है, सरमायाकार सरमाया निकाल रहे हैं, नई सरमायाकारी तकरीबन रुक चुकी है, रोशन डिजिटल से ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी रकूम निकलवा रहे हैं, पंजाब जैसे सूबे में इंतजामी बहरान है, वुज़रा अवाम में निकल नहीं सकते। ये अच्छा कहना जी। है फवाद चौधरी का अपनी ट्वीट में। एक और ट्वीटों की भरमार, और फवाद चौधरी साहब आज बड़े एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, तो वो मरियम नवाज साहिबा से मुताल्लिक उन्होंने एक ट्वीट किया है, तो वो ज़रा आप उनको ज़ाहिर है कि उनके एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि अगर मुनाफिक की तशरीह देखनी हो तो मरियम नवाज की ट्विटर टाइमलाइन देख लें।
जी, तो फवाद चौधरी साहब ने एक और ट्वीट किया और उसमें लिखते हैं कि मुल्क को राना सनाउल्लाह की धमकियों और मरियम औरंगजेब की बोंगियों पर चलाने की कोशिश हो रही है। कपड़े बेचकर आटा सस्ता करने जैसे अहमकाना प्लान संजीदगी से दिए जा रहे हैं। जो करोड़ों का टोला पाकिस्तान जोकरों का टोला पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया है। सोचें क्या ये बोने मुल्क का चेहरा है। ऑलराइट जी, अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे। जी, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आपको पता है कि मौसम बदल रहे हैं और जब मौसम बदलते हैं तो बहुत सारे जो परिंदे हैं वो अपना ठिकाना बदल लेते हैं। बहुत सारे लोग अपना ठिकाना बदल लेते हैं, सियासी परिंदे भी जो है, लेकिन वो किसी मौसम के मोहताज नहीं होते। मौसम के वो भी अच्छा मौसम हो तो एक जगह, सियासी मौसम अच्छा होता है। यू राइट। लेकिन आज हम ज़रा खाना बदोशों के हवाले से बात करें कि किस तरीके से खाना बदोश जो है वो ज़िंदगी भर मौसम जैसे जैसे बदलते हैं तो फिर उसके बाद उनके ठिकाने भी बदलते रहते हैं। और अभी हम बात करने जा रहे हैं बकरवालों की, जिन्होंने अपना जो ठिकाना है वो बदला है। और अब क्या किया उन्होंने कि वो आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों को उन्होंने रुख कर लिया है अपनी बकरियों समेत। आप लोग जानते हैं कि बकरियां चराते हैं और फिर इनका जो खाना बदोशों के जो कबीले हैं ये फिर स्पेसिफाई भी करते हैं। और 3 माह जनाब ये वादी नीलम और सर्दियाँ जो हैं ये गर्म इलाकों में गुजारते हैं। तो आप सोचें भाई कि कितना वैसे मुश्किल भी होता है खाना बदोशों के लिए। बिल्कुल, लेकिन ये है कि किस तरह से मैनेज करते हैं ये ज़रा आपको दिखाते हैं। खाना बदोश बकरवालों ने मौसम गर्मा शुरू होते ही अपनी भेड़ बकरियों को लेकर कश्मीर की वादियों का रुख कर लिया है। बड़ी तादाद में यह खाना बदोश बकरवाल आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए 1.5 माह का पैदल सफ़र तय करके वादी नीलम पहुँचते हैं, जहाँ ये 3 माह क़याम करते हैं और मौसम सरमा शुरू होते ही वापस गर्म इलाकों की तरफ सफ़र शुरू कर देते हैं। इन खाना बदोशों के वादी नीलम जाने का मकसद अपनी भेड़ बकरियों की परवरिश और वहाँ से कीमती जड़ी बूटियों को हासिल करना है। जा रहे हैं डडियाल तो आ रहे कि जैसा नीलम रहना है तो उसे 3-3.5 महीने उत्थे रह बहुत मुश्किल आवे जा। कोई बच्चे स्कूल बिच नहीं, कोई साड़ी जगह नहीं, ठिकाना नहीं, असां ये रात लोग नहीं रहते ने। खाना बदोशों को सफ़र के दौरान और मुकम्मल कोई ठिकाना न होने पर जहाँ बेशुमार मसाइल का सामना है, वहाँ इनके बच्चे भी उसूल तालीम से महरूम हैं। खाना बदोशों की मुश्किलात के हल के लिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर को चाहिए कि खुसूसी तौर पर इक़दाम करे। राशिद नज़ीर, ARY न्यूज़, रावलाकोट। ऑलराइट जी, तो थोड़ा सा ये है कि ख्याल करना चाहिए, हुकूमत को थोड़ा सा इनको सपोर्ट करना चाहिए। ज़ाहिर है कि ये भी हमारे एक शहरी हैं और इनके भी वही हुकूक हैं जो दीगर शहरियों के हैं, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पर किसी के हुकूक का ना खुद पता है, ना हुकूमत को पता है, ना रियासत को पता है। बेचारे क्या करें, लोगों को भी नहीं पता। हाँ, तो ये है मसले मसाइल। तो अब जनाब हम सक्खर का तस्करा करते हैं, जहाँ पर दरिया सिंध के किनारे वाक़े तारीख़ी और तफरीही मकाम लबे महरान में मौजूद सैकड़ों दरख्त जो एक हुकूमती अदम तवज्जही और इंतज़ामी लापरवाही के बायस सूख गए हैं। तो इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं अली मोहम्मद शर्फ। इंसानी जिंदगी के सहलपन के लिए दरख्तों की एक अपनी अहमियत और अफादियत है। दरख्त को जमीन के फेफड़े की हैसियत हासिल है। माहौलियाती तब्दीली का मुकाबला करने के लिए हुकूमत की जानिब से जंगलात उगाने पर अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, क्योंकि बढ़ती हुई गर्मी बारिशों के बरसने के सिलसिले में कमी का मुकाबला करने के लिए ये नागुज़ीर है। मगर ये क्या, दरिया सिंध के किनारे पर वाक़े तारीखी लब्बे महरान पार्क के सैकड़ों दरख्त हरे भरे होने के बजाय सूखी हुई लकड़ियां बन गए। 15-20 साल पहले आते यहाँ तो माशाल्लाह सरसब्जा वगैरह होता था, कोई दरख्त नहीं है, सारे तकरीबन सब्जा खत्म हो चुका है। यहाँ के इंतजामिया जो है ना इनको पानी देते हैं ना कुछ करते हैं। जो लोग यहाँ आते हैं कोई सुकून नहीं आता, दरख्त सूख गए सारे। बरसों के पले बड़े दरख्तों को पैसे बटोरने की लालच में कट देकर और आग लगाकर लकड़ियां चोरी छुपे बेचने की घिनौनी हरकत जारी है। ये दरख्त ये सारे सूख गए, दिल दुखता है। इधर इतनी इंतजामिया है मगर कुछ भी नहीं कर सकती। लोग आ रहे हैं परदेसी, इधर कोई बैठने की जगह नहीं है। वज़ीर आला सिंध इधर तवज्जो दें। ये दरख्त हैं, ये भी समझो एक इंसान है, तो हमारी नस्ल के लिए बेहतर है। लाखों लोगों को साया और तफरीह बख्शने वाले पार्क के दरख्त इंतजामिया और अमले की लापरवाही की वजह से तबाह हो जाना एक अलमिया है। दरिया सिंध के किनारे पर ये टूटे और सूखे दरख्त किसी जंगजदा इलाके का भयानक मंजर पेश कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद अली सोलंकी के साथ अली मोहम्मद शेर, ARY न्यूज़, सक्खर। देखिए जो दरख्त है ना, अगर ये दरख्त नहीं होंगे
तो हमारे लिए ऑक्सीजन पैदा करने पूरा के लिए इकोसिस्टम भाई, पूरा आपका इकोसिस्टम रिलाई कर रहा होता है। तो खुदारा दरख्त लगाए, गर्मियों में साया देते हैं आपको, ठंडी हवा, उनकी वजह से आपको सुकून और फरहत का एहसास होता है। और जाहिर है कि और कई फ़वाइद होते हैं दरख्तों के, लेकिन समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर तो ये है कि आप देखें कि एक दरख्त लगने में, आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो दरख्त लगाए थे वो लग चुके हैं, लेकिन वो बड़े होने में उनको एक अरसा लगेगा। कई दरख्तों में जैसे सनोबर के दरख्त हैं, उनको बढ़ने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन कटने में चुटकी बजाते ही। और आप दरख्त लगाएं, दरख्त ना लगाएं तो घरों में पौधे, मतलब इस चीज़ को आप जिस कदर फ़रोग दे सकते हैं इसको फ़रोग दें। हमारे इकोसिस्टम को ये प्रोटेक्ट करते हैं, जितना ही हमारे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करेंगे उतना ही हमारी एग्जिस्टेंस। दूसरी चीज़ ये है कि भाई किसी भी मुल्क में जो दरख्तों का फॉरेस्ट कवर होना चाहिए वो 25% होना चाहिए कम से कम पूरे मुल्क के रकबे का। हमारा है 5%, बलूचिस्तान में है पॉइंट्स में। इससे आपके सामने सिचुएशन कि क्या करना चाहिए, तो अभी भी इट्स हाई टाइम सोचें। वो जो हम कल बात कर रहे थे ना क्लाइमेट चेंज के हवाले से, जो ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से बात करें, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दरख्त नहीं लगाए जा रहे। जितने दरख्त लगाएंगे, जितना फॉरेस्ट का एरिया अच्छा होगा, हम उतने ही ग्लोबल वार्मिंग के रिपोर्शन से और बच पाएंगे। जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं उससे हम बच पाएंगे। जी, बड़ी ट्वीट्स हो रही है, मैं देख रही हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की जानिब से भी हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट की थी, और उनका तो क्योंकि पता आज जेहलुम का उनका इलाका है, वहाँ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा भी होने जा रहा है, जिसकी पंडाल की तैयारियां भी हमने आपके साथ शेयर की थी। और अभी शहबाज गिल साहब ने भी ट्वीट किया है, और अपने ट्वीट में कहते हैं कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी हो गई, इम्पोर्टेड हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे। इमरान खान ने रिकॉर्ड खसारे के बावजूद अवाम को पेट्रोल पर रिलीफ दिया। ये कहना है शहबाज गिल का अपनी ट्वीट में। चलें जी, तो ये अब बहरहाल शहबाज गिल साहब ने तो ये ट्वीट कर दिया, मुतालबा किया गया है। अच्छा, वैसे भी वो जो इन्होंने कमी की थी वो भी मौजूदा हुकूमत के गले पड़ी, और वो भी उसको कंटिन्यू किए हुए हैं। तो लेट्स सी कि उसका क्या नतीजा निकलता है, क्योंकि फाइनेंशियली ये बड़ा एक पॉपुलिस्ट डिसीजन तो है, लेकिन वैसे वायबल नहीं है। अब एक और ख़बर है हमारे पास, वो ये है कि पंजाब हुकूमत ने एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस को ओहदे से हटा दिया है और समरी गवर्नर को भिजवा दी है। समरी में कहा गया है कि गवर्नर फौरी तौर पर एडवोकेट जनरल पंजाब को हटाने की मंजूरी दें, लेकिन क्या होगा, आबिद खान से ज़रा जान लेते हैं। बिल्कुल जी, आबिद से जान लेते हैं कि मजीद इस हवाले से क्या तफसीलात हैं। जी आबिद। जी बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत ने जो है वो एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस को अपने ओहदे से हटा दिया, और जो उनकी रिमूवल की समरी है वो गवर्नर पंजाब को जो है वो भिजवा दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि अहमद अवैस जो है वो एडवोकेट जनरल पंजाब के तौर पर अब जो है वो उनको पंजाब हुकूमत ने हटा दिया, लिहाजा फौरी तौर पर गवर्नर जो है उनके हटाने की मंजूरी दें। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि एडिशनल एडवोकेट जनरल असद जावेद को जो है वो कायम मकाम गवर्नर एडवोकेट जनरल के तौर पर जो है अपने फराइज अंजाम दिए जाएं, जब तक नया गवर्नर एडवोकेट जनरल पंजाब जो है वो तैनात नहीं किया जा सकता। मैं ये बताता चलूं कि अहमद अवैस जो है वो 29 जो है वो 7/2020 को जो है एडवोकेट जनरल पंजाब के ओहदे पर तैनात हुए थे, और गुज़श्ता काफी दिनों से उनके और जो पंजाब हुकूमत है उसके दरमियान खासी खींचातानी चली थी। हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी के हवाले से भी खासी। अच्छा चलें, अभी इस चीज़ पे आ जाएं। वो सब क्योंकि गवर्नर साहब को वो फैसिलिटेट कर रहे थे और उनकी बात सुन रहे थे, ये मुझे ज़रा बताएं कि ये कौन से गवर्नर साहब के पास भेजी है जिन गवर्नर साहब को रात को हटाया था नून लीग की हुकूमत ने, और अब वो कह रहे हैं कि वही गवर्नर साहब इनको हटा दें, तो ये समझ नहीं आई, कुछ बात कुछ पल्ले नहीं पड़ा। जी बिल्कुल जी, अब ये भी एक आईनी नुक्ता है जो आपने बड़ी अहम बात की कि कौन से गवर्नर को भिजवाया गया, क्योंकि इस वक्त अगर पंजाब हुकूमत का जो कैबिनेट डिवीजन का हम वो देखें नोटिफिकेशन, तो उसके मुताबिक तो इस वक्त परवेज इलाही जो है वो कायम मकाम गवर्नर के तौर पर काम कर रहे हैं। उमर सरफराज चीमा साहब तो इस वक्त अपने ओहदे पर जो है वो मौजूद नहीं, उन्हें चूंकि इस वक्त हटा दिया गया अपने ओहदे से। अब एक ऐसा आईनी बहरान है जिसका यकीनन कोई हल आईनी माहिरीन निकाल सकते हैं कि आया अब ये गवर्नर को अगर चौधरी परवेज इलाही को जाती है वो करेंगे या उमर सरफराज चीमा करेंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब जो है वो इस वक्त उनका ओहदा जो है वो खासा लटक गया है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इसके बाद तो शायद उनको मजीद वक्त मिल जाएगा, क्योंकि गवर्नर मौजूद नहीं है और गवर्नर की मंजूरी के बगैर उन्हें ओहदे से हटाया नहीं जा सकता। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका आबिद खान। तो ये बड़ी दिलचस्प एक सिचुएशन है कि गवर्नर साहब के बाद एक और शख्सियत थी एडवोकेट जनरल साहब, वो बड़ा टफ टाइम दे रहे थे, लेकिन अब उनको हटाने की समरी एक ऐसे शख्स के पास भेजी गई जिनको गुज़िश्ता रात हटाने की कोशिश की गई है, और उनके पास न गई तो परवेज इलाही साहब के पास जाएगी। और परवेज इलाही साहब और गवर्नर पंजाब एक ही पेज पे थे, जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, अल्लाह जाने
अल्लाह ही जाने कौन बेशर है मदिया नकवी। मेरी भी कुछ ऐसी ही मालूमात है, तो देखते जी क्या होता है। इंशाल्लाह अब आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।